हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है। किसी रीज़न के कारण मैं पुराने चैनल पे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। जूलिया ने पूछा, कल रात क्या हुआ? आज सुबह शहर और महल में सभी को खबर मिली। सड़कों पर 600 जोड़ लाशें पड़ी मिली। शहर के पश्चिमी हिस्से की सड़कें खून से रंगी हुई थीं। कई बड़े घर जलकर राख हो गए। इस घटना ने आम लोगों को डरा दिया। आम लोग अब दहशत में थे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी बारी कब आएगी। कुछ लोग तो राजा से शिकायत करने और उनकी सुरक्षा की गुहार लगाने तक चले गए। सास, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये सब युवा मालिक ने किया है। आज सुबह वॉटसन खुद पूरी जगह की जांच करने के लिए बाहर गए थे। जांच से यह स्पष्ट हो गया कि इन सभी अपराधियों को फायर कल्टीवेटर से मारा गया था। आज सुबह भी एलेक्स नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया था। एलेक्स ने वॉटसन को आदित्य द्वारा दिया गया लाल तराजू दिखाया। वॉटसन ने बिना कोई सवाल पूछे एलेक्स को बसने में मदद की। चूंकि महल में गुलामों की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा थी, इसलिए वॉटसन के पास एलेक्स और उसके परिवार को 2 कमरे अस्थायी रूप से देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो पहले राजा अहमद और रानी द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। वैसे आदित्य कहाँ है? जूलिया को चिंता हुई। पहले तो उसे डर लगा कि कल रात आदित्य फिर से शराब पीने चला गया होगा, लेकिन बाद में उसे एम्बर से पता चला कि आदित्य कहीं और चला गया है। मैं यहाँ हूँ। जानी पहचानी आवाज सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों ने अपना सिर घुमाया। प्रवेश द्वार पर आदित्य एक पुराना और गंदा लबादा पहने खड़ा था। युवा मालिक, आप इतने समय से कहाँ थे? सबकी उम्मीद के विपरीत आदित्य मुस्कुराया और एक चमड़े का बैग निकाला। मास्टर, यह क्या है? आदित्य ने चमड़े का थैला धीरे से हिलाया। सभी ने सिक्कों की आवाज सुनी। मास्टर, आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? वॉटसन ने हैरानी से पूछा। वॉटसन की तरह ही जूलिया, एम्बर और एलेक्स सभी की प्रतिक्रिया भी हैरान करने वाली थी। लूटपाट अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। कल रात मैं कुछ अपराधियों से मिला जिन्हें सजा मिलनी थी, इसलिए मैंने बस चीजें अपने हाथ में ली और उन्हें मार डाला। आदित्य के चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि यह मासूम दिखने वाला आदमी एक ही रात में 600 जोड़ अपराधियों को मारने के लिए जिम्मेदार था। यहाँ तक कि जूलिया और दूसरे लोगों को भी आदित्य की बातों पर यकीन करना मुश्किल था। सभी की तुलना में वॉटसन सबसे ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि उसे पता था कि उन्हें पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। युवा मास्टर, आपने कितना कमाया? वॉटसन की बातें सुनकर एलेक्स, जूलिया और एम्बर की दाहिनी आंखें फड़कने लगी। वॉटसन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने व्यापार करके मुनाफा कमाया हो। वॉटसन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आदित्य की तारीफ कर रहा हो और उसे प्रोत्साहित कर रहा हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए चमड़े का बैग वॉटसन को दे दिया। इसमें कम से कम 800 शाही सोने के सिक्के होने चाहिए। वॉटसन ने बैग खोला और चमकदार सफेद सोने के सिक्कों को देखा। युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि हम अमीर हो गए हैं। अब हम आखिरकार इस महल के जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त बजट अलग कर सकते हैं। दोनों आदमी मूर्खों की तरह मुस्कुराए। हमारे खजाने में जो पैसा बचा है, उसे मिलाकर अब हमारे पास 1050 से ज्यादा शाही सोने के सिक्के होने चाहिए। हमें कम से कम अगले 2 से 5 महीनों तक पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम नए सैनिकों की भर्ती भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास शहर की दीवारों की मरम्मत के लिए भी पर्याप्त पैसा है। उस बुरे सपने को देखने के बाद आदित्य अपनी सैन्य शक्तियों में निवेश करने में संकोच नहीं करने वाला था। वर्तमान में इस राज्य को अपनी सैन्य शक्तियों में तत्काल सुधार की आवश्यकता थी। जूलिया ने अधीर स्वर में पूछा, क्या तुम दोनों का काम हो गया? हर कोई अपना लंच खाने का इंतजार कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, आप सभी को मेरा इंतजार किए बिना लंच कर लेना चाहिए। मुझे नहाना है। कल रात की सारी हत्याओं के बाद भी आदित्य के शरीर पर खून लगा हुआ था। वो पहले अपना शरीर धोए बिना कुछ भी नहीं खाने वाला था। आदित्य, हम बस तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन ज्यादा समय मत लेना। इतना कहकर जूलिया बैठ गई और एम्बर से बात करने लगी। आदित्य अभी भी झिझक रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि उसने सबको इंतजार करवाया। आदित्य जल्दी से अपने कमरे में गया और नए कपड़े लेकर स्नानघर में घुस गया। इस महल का स्नानघर पृथ्वी के स्नानघरों से बिल्कुल अलग था। नौकरों और राजपरिवार के सदस्यों के स्नानघर अलग अलग थे। बाथरूम करीब 30 मीटर का था। बीच में एक बड़ा सा पोल था जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां पानी में रखी हुई थी। आमतौर पर उसी लिंग के नौकर नहाने में मदद के लिए साथ होते थे, लेकिन आदित्य 21वीं सदी के आदमी होने के कारण अकेले नहाना पसंद करते थे। नहाने के 15 मिनट बाद आदित्य सबके साथ लंच के लिए शामिल हुआ,
लंच करते समय आदित्य ने महल की मौजूदा स्थिति जानने के लिए सभी से कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले, महल में 700 से ज्यादा लोगों को रखने के बाद महल में कोई जगह नहीं बची थी। पूरा महल बहुत पुराना था और उसमें जगह जगह दरारें थीं। महल को जीर्णोद्धार की सख्त जरूरत थी। हमें दासों के लिए घर बनाने होंगे। आदित्य ने महल के बाहर सैनिकों के लिए घर बनाने का फैसला किया। दृश्य परिवर्तन अंडरस्को नाश्ता करने के बाद आदित्य ने सभी गुलामों को प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। 700 जोड़ गुलामों के सामने खड़े होकर आदित्य ने कई चीजें देखी। गुलामों ने पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए थे। जानवर जाति के गुलामों को छोड़कर बाकी सभी गुलाम दुबले पतले और कुपोषित थे। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदित्य को सभी की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। इस तरह की मानसिकता वाले ये गुलाम कभी सैनिक नहीं बन सकते। मुझे उनके शरीर के साथ साथ उनकी मानसिकता को भी प्रशिक्षित करना होगा। ये गुलाम कच्चे लोहे के अयस्क की तरह है। उन्हें तेज स्टील की तलवार बनने के लिए बस कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन इन गुलामों को अन्य नए भर्ती किए गए सैनिकों पर एक फायदा है। यहाँ हर कोई गुलाम की जिंदगी जी चुका है। यहाँ सभी गुलाम होने के बुरे दौर से गुजरे हैं। वे भूखे रहने और घायल होने के आदी हैं। जीवित रहने की उनकी प्रवृत्ति सामान्य सैनिकों से ज्यादा मजबूत है। जब तक यहाँ हर कोई ठीक से प्रशिक्षित है, तब तक मुझे 100% से ज्यादा यकीन है कि यहाँ हर कोई कुलीन सैनिक बनेगा, जिसमें हत्या करने की प्रवृत्ति होगी और जो आसानी से 10 सामान्य सैनिकों का कत्लेआम कर सकता है। अगर आदित्य के अलावा किसी और से कोई पूछे कि क्या ये कुपोषित और दुबले पतले लोग जो गुलामों की तरह रह रहे हैं सैनिक बन सकते हैं, आदित्य की जगह कोई भी व्यक्ति तुरंत जवाब देगा कि नहीं। जबकि अन्य राजाओं और कुलीनों को ये गुलाम बेकार के कचरे लगते थे, आदित्य उन्हें कच्चे हीरे की तरह देखता था। 21वीं सदी का आदमी होने के नाते आदित्य की मानसिकता इस दुनिया के लोगों से बहुत अलग थी। यह उसकी मानसिकता थी और उसके पास मौजूद किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता थी, जिसने आदित्य को अन्य कुलीनों और राजाओं से ज्यादा खतरनाक बना दिया था। युवा मास्टर को पता है कि उसे कब निर्दयी होना चाहिए। वो लापरवाह नहीं है। वो हमेशा 3 कदम आगे की सोचता है। वो बड़ी तस्वीर देख सकता है। उसका हर काम हमेशा सोच समझकर किया जाता है। उसके पास अपने राज्य को स्वर्णिम युग में ले जाने का सपना है। वॉटसन को अपने युवा मास्टर को देखकर गर्व महसूस हुआ। पहले वॉटसन केवल जूलिया के आदेश के कारण आदित्य की सेवा करता था, लेकिन अब वो दिल से आदित्य की सेवा करना चाहता था। वॉटसन ये देखना चाहता था कि इतिहास का नया पन्ना कब लिखा जाएगा। ऐसे भी कई बार थे जब मैं भी उसके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाता था। आदित्य के साथ एक दिन काम करने के बाद वॉटसन ने कई बातें सीखी है। आदित्य ने वॉटसन को बताया है कि वो इस राज्य में क्या बदलाव लाना चाहता है। आदित्य द्वारा लाए जाने वाले बदलावों को सुनने के बाद वॉटसन आश्वस्त हो गया। अभी भले ही उसकी महिला जूलिया इस राज्य को छोड़ दे, लेकिन वॉटसन अभी भी युवा ड्रैगन को उभरते देखने के लिए यही रहेगा। 700 से अधिक दासों की ओर देखते हुए, जिनकी नजरें भी आदित्य पर थी, युवा अजगर ने अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। मेरा नाम आदित्य है। मैं इस्तारिन राज्य का राजा हूँ। अब तक तुम सभी को पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों खरीदा है। सभी गुलाम उत्सुकता से आदित्य को देखने लगे। आदित्य में कुछ ऐसा था जिसके कारण उन्हें उसे अनदेखा करना मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं पता कि आप में से हर कोई कितने समय से गुलाम है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से हर किसी ने कष्ट झेले हैं। आप सभी ने अनुभव किया है कि क्रूरता वास्तव में क्या होती है। आदित्य ने एक क्षण रुककर दासों की आंखों में देखा। आदित्य के शब्दों ने उनकी दिलचस्पी जगाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। जब लोगों ने सुना कि इस्तारिन राजवंश का राजा गुलामों को सैनिक बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है, तो वे मेरी पीठ पीछे हंस रहे थे। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप सभी कच्चे हीरे हैं जो इस राज्य के सबसे शक्तिशाली कुलीन सैनिक बन सकते हैं। जूलिया राज्य से ये सब देख रही थी। उसकी आंखें आदित्य को देखने से नहीं रुक रही थीं। इस समय जूलिया इस आदमी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। ऐसा कहने के बाद, मैं आपकी पसंद की आज़ादी नहीं छीनने जा रहा हूं। मैं आप सभी को 2 विकल्प देता हूं। पहला विकल्प यह है कि आप मेरे सैनिक बन जाएं। जो मेरे सैनिक बनेंगे उन्हें महीनों तक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं अपने भावी सैनिकों को शरीर की खेती करने की तकनीक और खेती करने के लिए संसाधन दूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी को 3 समय का भोजन और उचित आश्रय मिले। मैं वादा करता हूं कि जो लोग मेरे सैनिक बनने के लिए सहमत होंगे, उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो लोग इस राज्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और एक निश्चित मात्रा में पुण्य इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं, उन्हें उनकी दास स्थिति से मुक्त कर दिया जाएगा। आदित्य सभी की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसकी बात काम कर गई है। आदित्य ने जानबूझकर वॉटसन से सिर्फ युवा वयस्क दास खरीदने को कहा है।
अगर आदित्य किसी कमजोर या बूढ़े दास को जोड़ता है तो वे लोग सैनिक नहीं बन पाएंगे। युवा सैनिकों के होने का मतलब है कि आदित्य रिटायर होने से कम 10 से 15 साल तक उनकी सेवा की उम्मीद कर सकता है। बुजुर्गों की तुलना में युवा वयस्क गर्म खून वाले होते हैं। बुजुर्गों की तुलना में युवा बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने में संकोच नहीं करेंगे। और एक बार जब आप पूर्णकालिक सैनिक बन जाते हैं तो कोई भी आपको गुलाम कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आप इस राज्य की रक्षा करने वाले सैनिकों के रूप में जाने जाएंगे। आपकी स्थिति अब गुलामों से जुड़ी नहीं होगी। लोगों को आपका सम्मान करना होगा। इन कुछ वाक्यों का गुलामों के लिए गहरा अर्थ था। अगर गुलाम अपनी पहचान को खत्म कर सकते हैं और गर्व के साथ समाज में चल सकते हैं तो उनके लिए इस तारिन साम्राज्य के सैनिक बनना एक छोटी सी बात है। आदित्य की बातों ने सभी गुलामों के मन को प्रभावित किया। सैनिक बनने का उनका दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। आदित्य, वॉटसन और अन्य लोग गुलामों की आंखों में अचानक आए बदलाव को महसूस कर सकते थे। उनकी आंखें अब जुनून से जल रही थीं। युवा मास्टर से जैसी उम्मीद थी, उनके शब्दों ने वाकई सभी को प्रेरित किया। वॉटसन उन लोगों की ओर देखकर मुस्कुराए जो उनके कुलीन सैनिक बनेंगे। जहां तक दूसरे विकल्प की बात है, क्या आप लोग उसे सुनना चाहते हैं? आदित्य ने ऊंची आवाज में पूछा, जिससे उसके अंदर जलता हुआ जोश झलक रहा था। नहीं। क्या आप इस तारिन साम्राज्य के भविष्य के प्रकाश बनने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं और इस साम्राज्य के एक सम्मानित नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, जैसा कि आदित्य ने उम्मीद की थी, चूंकि यहाँ हर कोई युवा और जोशीला था, इसलिए वे किसी भी चीज से ज्यादा अपनी गुलामी की स्थिति को त्यागना चाहते थे। आदित्य उन्हें जो दे रहा था वह जीवन भर का मौका था। गुलाम बनकर यहाँ हर कोई इस साम्राज्य का नागरिक बन जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें अब गुलाम नहीं कहा जाएगा या उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब मैंने 7 योद्धाओं को आगे बढ़ने के लिए कहा। आदित्य के आदेश के साथ उसके साथ भावी सेनापति आगे बढ़े और आदित्य से कुछ मीटर दूर चले गए। वॉटसन को तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। आदित्य ने पीछे खड़े गुलामों की ओर देखा। अब से ये 7 तुम्हारे कैप्टन कहलाएंगे। आम दिनों में तुम उन्हें अपने कैप्टन कहकर बुलाओगे। युद्ध के मैदान में सभी उन्हें सेनापति कहेंगे। स्कॉट, एम्बर, स्कॉट, टायलर, नाथन, एलेनो और हेनरी सभी आदित्य की घोषणा सुनकर हैरान रह गए। वाटसन ने उन्हें इस तारिन साम्राज्य के जनरल बनने के बारे में नहीं बताया था। यह अचानक खुलासा उनमें से प्रत्येक के लिए बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा नहीं है कि एम्बर और अन्य लोगों को इससे नफरत थी। हर 7 व्यक्ति आदित्य के सामने खड़े होकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर स्कॉट और अन्य लोग किसी बात से डरते थे। चूंकि उनका मन हृदय अपंग हो गया था, इसलिए सभी को लगा कि वे जनरल बनने के योग्य नहीं हैं। महाराज, मुझे नहीं लगता कि हम आपके जनरल बनने के लायक हैं। और भी अध्याय आने वाले हैं। अपने वोटों से मुझे और इस उपन्यास को समर्थन देते रहिए। महाराज, मुझे नहीं लगता कि हम आपके सेनापति बनने के योग्य हैं। हालांकि जोश को बहुत गर्व और खुशी थी कि उसके जैसे गुलाम को इस तारिन साम्राज्य के सेनापतियों में से एक बनने का मौका दिया गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को अयोग्य महसूस कर रहा था। जब 5वें क्रम तक पहुंचने से पहले ही साधक मन का दिल अपंग हो जाता है, तो उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। अनगिनत सालों की मेहनत हवा में उड़ जाती है। जब जोश ने अपनी साधना खो दी, तो उसके पास केवल उसका शरीर बचा था जो पहले दर्जे के साधक के रूप में मजबूत था। जोश ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं। जोश को लगा कि अगर उसके जैसा अयोग्य व्यक्ति महामहिम की सेना का सेनापति बन जाता है, तो इससे महामहिम की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे मन से अपंग दिलों की मरम्मत कर सकता हूं? जोश, स्कॉट, एम्बर, हेनरी, एलेनो, नाथन और टायलर सभी ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उन सभी 7 लोगों ने अपने सिर उठाए और आदित्य की आंखों में देखा कि कहीं उनका राजा उनसे झूठ तो नहीं बोल रहा। चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। आदित्य ने फिर उन दासों की ओर देखा जो भविष्य में उसके सैनिक बनने वाले थे। अब से मैं 7 डिवीजनों के गठन की घोषणा करता हूं। स्कॉट, तुम 1st डिवीजन के कैप्टन और लीडर बनोगे। मैं तुम्हारी धनुष चलाने की कला की प्रशंसा करता हूं। तुम अपने डिवीजन के सैनिकों को तीरंदाजा बनने की ट्रेनिंग दोगे। स्कॉट ने तुरंत आदित्य के सामने घुटने टेक दिए। उसके चेहरे पर कृतज्ञता साफ झलक रही थी। टायलर, तुम डिवीजन 2 के प्रभारी होगे। अपने डिवीजन के सैनिकों को हैवी इन्फेंट्री बनने के लिए प्रशिक्षित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आदित्य को प्रणाम करने के बाद टायलर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नाथन, सभी में से तुम सबसे खास हो। तुम डिवीजन 3 के कप्तान होगे। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने डिवीजन के सदस्यों को हत्यारे बनने के लिए प्रशिक्षित करना होगी, जबकि अन्य 6 इस तारिन सेना की मुख्य ताकतें हैं। तुम्हारा डिवीजन खुफिया जानकारी जुटाने और हत्या करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
तुम्हारे डिवीजन का नाम शैडो गार्जियन होगा क्योंकि तुम और तुम्हारे लोग इस राज्य को छाया से बचाएंगे। नाथन ने बस अपना सिर झुका लिया। हालांकि अंदर ही अंदर वह वाकई खुश था कि आखिरकार किसी ने उसके कौशल को पहचाना। नाथन वाकई संतुष्ट था। शैडो गार्जियन बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों की हत्या करना है। शैडो गार्जियन आदित्य को दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा। जानकारी एक जीत की लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी थी। शहर और साम्राज्य को साफ रखना शैडो गार्जियन का काम होगा। अगला जोश है। जोश, तुम चौथे डिवीजन के लिए जिम्मेदार होगे। तुम्हारे समूह में केवल जानवर जाति के लोग होंगे। तुम उन्हें जानवर योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित करोगे। जोश का शरीर उत्साह में कांप उठा। जानवर योद्धाओं के आक्रमण और दुश्मन को नष्ट करने की कल्पना मात्र से ही जोश का खून उत्तेजना में उबलने लगा। पांचवें डिवीजन की कप्तान अंबर होगी। यहाँ सभी के बीच आप असाधारण चपलता के साथ उपहार में दी गई है। आपका डिवीजन चपलता और तेजी पर ध्यान केंद्रित करेगा। अंबर ने अपना सिर नीचे किया और आदित्य को प्रणाम किया। 700 जोड़ में लोमड़ी जाति के कम से कम 50 जोड़ लोग थे। उसके लिए अपनी जाति के लोगों को प्रशिक्षित करना आसान हो जाएगा, लेकिन अन्य जातियों के लोगों को प्रशिक्षित करना थोड़ा मुश्किल होगा। चूंकि महामहिम ने मुझ पर भरोसा जताया है, इसलिए मैं अतिरिक्त काम करूंगी और अपने हर एक डिवीजन को सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करूंगी। एम्बर को पूरा भरोसा था कि उसका डिवीजन शैडो गार्जियन को आसानी से हरा सकता है। अंदर ही अंदर वो पहले से ही हर दूसरे डिवीजन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। आदित्य को एम्बर के मन में चल रहे विचारों के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता भी होता तो भी वो उसे नहीं रोकता, क्योंकि डिवीजनों के बीच प्रतिस्पर्धा सैनिकों को प्रेरित करने और तेजी से सुधार करने का एक अच्छा तरीका था। इसके बाद एलेनो, तुम छठी डिवीजन की प्रमुख बनोगी। तुम्हारा काम भालों से सैनिकों को प्रशिक्षित करना होगा। तुम्हारा डिवीजन मुख्य रूप से भालों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करेगा। एलेनो नाथन की तरह ही एक हत्यारा था, लेकिन अनुभव के मामले में एलेनो ने केवल 9 महीने तक हत्यारे के रूप में काम किया। भले ही एलेनो एक हत्यारा था, लेकिन वह भालों का इस्तेमाल करने में बेहतर थी। उसके हमले तेज और घातक थे। और अंत में हेनरी, यहाँ सभी के विपरीत, आपके पास अपने सैनिकों की कमान संभालने का अनुभव है। आप 7वें डिवीजन के प्रमुख होंगे। आपका डिवीजन सामान्य सैनिकों को लीजनेयर बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा। लीजनेयर एक प्रकार का सैनिक था जो हमला करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करता था, जबकि बचाव के लिए ढाल का। वे सबसे आम प्रकार के सैनिक हैं। सच कहूं तो सभी 7 जनरलों में से केवल हेनरी का 7वां डिवीजन ही साधारण दिखता था। हेनरी के बारे में एकमात्र खास बात यह थी कि एक जनरल के रूप में उसका अनुभव था, लेकिन आदित्य को लगता है कि हेनरी के अधीन प्रशिक्षित सैनिक बिल्कुल भी कमजोर नहीं होंगे। अब जब सभी डिवीजन और कप्तान चुने जा चुके हैं, अब प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है। आप सभी को बुनियादी बातें सीखे बिना किसी भी डिवीजन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए इस एक सप्ताह के लिए सभी कप्तान और भर्ती अपने शरीर को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण लेंगे। आमतौर पर इन गुलामों के शरीर को मजबूत बनाने के लिए 1 महीने का प्रशिक्षण भी पर्याप्त नहीं होगा। कप्तानों के अलावा बाकी सभी कुपोषित और बहुत दुबले पतले थे। किसी भी चीज से पहले आदित्य को उनके शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जूलिया सौभाग्य से एक विशेष गोली बनाने में कामयाब रही जो 2 महीने के प्रशिक्षण को केवल 1 सप्ताह में कम कर सकती है। हालांकि यह गोली बनाने में थोड़ी महंगी थी, लेकिन इस गोली का लाभ बहुत बड़ा था। ये गोली केवल गैर साधकों पर काम करती है। जूलिया वर्तमान में अपने बेडरूम में गोली बना रही थी। मुझे जल्द से जल्द महल के जीर्णोद्धार के लिए किसी को नियुक्त करना होगा। उसके बाद कठोर प्रशिक्षण शुरू हुआ। आदित्य ने सबसे पहले सभी को महल के चारों ओर 10 बार दौड़ने के लिए कहा। पृथ्वी के बारे में अपने ज्ञान और वॉटसन की कुछ मदद से आदित्य ने अपने सैनिकों के लिए एक प्रशिक्षण व्यवस्था बनाई। वाटसन, कृपया महल के जीर्णोद्धार के लिए किसी को नियुक्त करें। यदि संभव हो तो महल को और भी बड़ा बनाएं। जैसे कि आदित्य के मन में क्या चल रहा था, वाटसन ने पूछा। युवा मास्टर, क्या आप 7 डिवीजनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बनाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, हर डिवीजन अपने तरीके से अनोखा है। मैं चाहता हूं कि हर डिवीजन इतना बड़ा हो कि उसमें एक साथ 500 सैनिक प्रशिक्षण ले सके। भविष्य में हम इस संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतनी क्षमता ही काफी होनी चाहिए। युवा गुरु, अगर ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि आप महल के पीछे प्रशिक्षण केंद्र बनाएं। महल के पीछे एक बड़ी खाली जमीन है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। युवा स्वामी, दासों के बारे में क्या आप उनके लिए घर बनाने की योजना बना रहे हैं? आदित्य ने अपना सिर हिलाया। दासों के लिए उसके पास दूसरी योजनाएं थीं। अभी के लिए हम दासों को महल में रहने देंगे। मेरे पास इस पूरे शहर का जीर्णोद्धार करने की योजना है।
उस समय मैं प्रशिक्षण सुविधा के बगल में हमारे भावी सैनिकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर बनाऊंगा। वॉटसन ने आदित्य द्वारा बताई गई बातों को याद करते हुए सिर हिलाया। मुझे सैन्य हथियारों और कवच को उन्नत करने में भी निवेश करना होगा। युवा मास्टर, हमें नागरिकों के बारे में क्या करना चाहिए? इतनी सारी लाशें देखने के बाद मुझे लगता है कि इस शहर के लोग अब डर गए हैं। मुझे लगता है कि आपके शब्दों से नागरिकों को शांत होने में मदद मिलेगी। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी आदित्य पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल उसने जो किया उसके बाद लोगों को कुछ उम्मीदें थी कि उनका राजा बदल गया है। लोगों को बताओ कि अपराधी को पकड़ लिया गया है और 3 दिन में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाएगी। वॉटसन ने आदित्य के चेहरे पर धूर्त मुस्कान देखी। उस मुस्कान को देखकर बूढ़े बटलर को यकीन हो गया कि उसका युवा मालिक अपने दिमाग में कुछ योजना बना रहा है। वैसे, क्या एक सितारा औषधि बनाने के लिए आवश्यक सामग्री अभी तक आ गई है? नहीं, युवा मास्टर, सामग्री आज शाम से पहले आ जानी चाहिए। इससे मुझे याद आया कि तुम्हें कुछ गुलाम खरीदने चाहिए जो जूलिया की उसके काम में मदद कर सकें। जब तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हें महल के लिए कुछ भरोसेमंद नौकरानियां और नौकर भी रखने चाहिए। मैं समझ गया, युवा मास्टर। वॉटसन से विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करते समय आदित्य और उसका बटलर उसके अध्ययन कक्ष में पहुंचे। युवा स्वामी, क्या दोनों महानुभावों ने आपके पत्रों का उत्तर दिया? वॉटसन ने पूछा, हालांकि उसे उत्तर पता था। वॉटसन देखना चाहता था कि उसके युवा स्वामी की क्या प्रतिक्रिया होगी। वह देखना चाहता था कि यह स्वामी इस समस्या का समाधान कैसे करेगा। वॉटसन देखना चाहता था कि आदित्य कौन सा रास्ता अपनाने जा रहा है। क्या आदित्य खून बहाने जा रहा था या वह कोई और रास्ता अपनाने जा रहा था? अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद आदित्य ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ड्यूक रयान और दूसरे ड्यूक मेरे बुलावे का जवाब देने में रुचि नहीं रखते हैं। युवा मास्टर, क्या आपको लगता है कि दोनों ड्यूक आपको उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं? वॉटसन ने गंभीर स्वर में पूछा। अगर दोनों ड्यूक एजियो शहर पर हमला करते, तो आदित्य के लिए शहर की रक्षा करना संभव नहीं होता। अगर दोनों ड्यूक आदित्य के सामने झुक जाते, तो उसके लिए चीजें 10 गुना आसान हो जाती। आदित्य ने अपनी थोड़ी को अपनी दाहिनी हथेली से सहारा दिया और अपनी दाहिनी कोहनी को मेज पर टिका दिया। युवा ड्रैगन के चेहरे पर एक ठंडी और जानलेवा नजर आई। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन दोनों ड्यूक ने इतने सालों तक टैक्स न चुकाकर और मेरे सम्मान का जवाब न देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगा। युवा मास्टर, 2 ड्यूक्स को एक पल के लिए अलग रखते हुए, आप शहर के पश्चिमी भाग की गंदगी को कैसे साफ करने की योजना बना रहे हैं? शहर का पश्चिमी भाग अन्य देशों से भागकर आए अपराधियों से भरा हुआ था। वॉटसन, मैंने एक व्यक्ति से वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। वॉटसन आदित्य के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की मंशा देखकर यह स्पष्ट हो गया कि राजा खुद ही मामले को अपने हाथ में लेने जा रहा था। जब मैं ये कर रहा हूं, तो मुझे अपने आंकड़े भी देखने चाहिए। इतनी हत्याओं के बाद भी मेरा स्तर अभी भी 15 है। अगर मुझे जल्दी से अपना स्तर बढ़ाना है तो मुझे उस समुद्री डाकू जैसे लोगों को मारना होगा। आदित्य ने जिन अपराधियों को मारा, उनमें से ज्यादातर बहुत कमजोर थे। वे आम इंसानों से थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। जबकि आदित्य की वर्तमान ताकत पहले क्रम से ऊपर थी, इसलिए उसे अधिक अनुभव अंक अर्जित करने के लिए शीर्ष प्रथम क्रम या उससे ऊपर की ताकत पर दुश्मनों को हराने की जरूरत थी। अंडरस्कोर नाम, आदित्य बैनेट अंडरस्कोर जाति, ड्रैगन अंडरस्कोर ब्लडलाइन, इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन। अंडरस्कोर वर्तमान वर्ग, युद्ध नर्तक अंडरस्कोर वर्तमान कक्षा स्तर 15। अंडरस्कोर सहज कौशल, त्वरित सीखना और अनुकूलन, उग्र ज्वाला, हथियार महारत। अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल, विस्फोट तरंग, पिघला हुआ बोल्ट, मौन मन। अंडरस्कोर शक्ति, 75-85 अंडरस्कोर गति, 85-95 अंडरस्कोर सहन शक्ति, -75-85। अंडरस्कोर स्वास्थ्य, 75-85 अंडरस्कोर मन, 75-85 अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े, 20। उसके बाद विभिन्न रिपोर्ट लिखना और पढ़ना सब उबाऊ हो गया। एलेक्स को मेरा वॉटसन सिखाया जा रहा था जबकि आदित्य अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। आदित्य जानता था कि उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। सबसे पहले जो लोग उसे परछाई से देखते थे, वे उसकी दूसरी पत्नियां थीं। निश्चित रूप से उसने जो कुछ किया है और उसके भीतर जो बदलाव हुए हैं, उनकी खबर उनके कानों तक पहुंची होगी, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा बहुत शक्तिशाली थी। दस्तक दस्तक, अंदर आए। एम्बर ने उत्सुकता से दरवाजा खोला। उसकी सुनहरी तीखी नजरें आदित्य पर पड़ी जो अपने काम पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक पल के लिए एम्बर आदित्य को घूरना बंद नहीं कर सकी। किसी ने कहा था कि एक गंभीर आदमी 10 गुना अधिक सुंदर होता है। आदित्य के बारे में कुछ ऐसा था जिसने लोमड़ी जाति की महिला के लिए युवा ड्रैगन के आकर्षण का विरोध करना मुश्किल बना दिया। यह क्या है?
वाटसन ने पूछा, जबकि वो यह नहीं देख पा रहा था कि एम्बर आदित्य को कैसे घूर रही है। अच्छा, महल के सामने 4 गाड़ियां रुकी है। कोई महिला महामहिम से मिलने का अनुरोध कर रही है। आदित्य ने अपनी कलम नीचे रखी और वाटसन की ओर देखा। वाटसन ने पेशेवर ढंग से अपना सिर हिलाया और चला गया। 10 मिनट बाद वाटसन गंभीर चेहरे के साथ लौटा। युवा मास्टर, गिल्ड मास्टर आपसे मिलना चाहेंगे। 7वां डिवीजन ब्लीच एनीमे के 13 डिवीजनों जैसा है। प्रत्येक डिवीजन की युद्ध के मैदान में एक भूमिका होती है। 10 मिनट बाद वाटसन गंभीर चेहरे के साथ लौटा। युवा मास्टर, गिल्ड लीडर आपसे मिलना चाहेंगे। गिल्ड लीडर मुझसे मिलने यहाँ क्यों आएगा? और हम किस गिल्ड की बात कर रहे हैं? इस दुनिया में गिल्ड लगभग हर शहर और हर राज्य में मौजूद थे। चूंकि स्टारिन राजवंश बहुत छोटा था और इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए किसी भी गिल्ड ने कभी भी स्टारिन राजवंश में अपना शाखा कार्यालय स्थापित करने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि जब राजा अहमद ने कई गिल्ड से अपने राज्य में अपनी शाखा खोलने का अनुरोध किया, तो उन गिल्ड ने कभी भी राजा अहमद को कोई जवाब नहीं दिया। वर्तमान में एक निश्चित गिल्ड था जिसे डाइंग आइल महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली गिल्ड माना जाता था। सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी एक ऐसा गिल्ड था जो पिछले 5 वर्षों में अचानक शक्ति में बढ़ने लगा। सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड इस हद तक शक्तिशाली हो गया कि इसने मौजूदा गिल्ड की शक्ति को दबा दिया। हालांकि आदित्य को यकीन नहीं है, लेकिन उसने कुछ लोगों से सुना है कि सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी किसी भी राज्य की राजनीतिक और वित्तीय संरचना की परवाह किए बिना सभी राज्यों में बहुत तेजी से फैल रहा था। पुराना आदित्य शराब का आदी था। उसने इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देना बंद कर दिया। पुराने आदित्य की लापरवाही के कारण नए आदित्य को नुकसान उठाना पड़ता है। युवा गुरु, मुझे यकीन नहीं है कि अशुद्धता के साधक संघ हमारे क्षेत्र में क्यों आएंगे, लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर है। अगर कोई संघ जो डाइंग आइल महाद्वीप का नंबर 1 संघ कहलाने लायक प्रभावशाली और शक्तिशाली है, हमारे क्षेत्र में अपनी शाखा खोलता है, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है। जब कोई संघ किसी शहर या ग्रामीण गांव में अपनी शाखा खोलता है, तो उस जगह पर आगंतुकों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। साहसी लोग उस शहर या ग्रामीण कस्बे में आते हैं, अपने साथ विदेशी सामान लाते हैं, जिससे बाजार में सामानों की कीमतें प्रभावित होती हैं। इससे आम लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर भी खुलते हैं। लेकिन एक नुकसान है। आमतौर पर साहसी लोग दूसरे क्रम या उससे ऊपर के क्रम के साधक होते हैं। वर्तमान में आदित्य केवल मध्य दूसरे क्रम के साधकों को ही संभाल सकता है। अगर कोई उच्च क्रम का साहसी इस शहर में आता है, तो उसके पास कुछ बुरा होने की स्थिति में अपने शहर की रक्षा करने की शक्ति नहीं होगी। साहसी लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अगर साहसी लोग शहर में लड़ने का फैसला करते हैं तो शहर की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे राज्य को मिलने वाले लाभों की तुलना में नुकसान को अनदेखा किया जा सकता है। इसके अलावा मैं अभी तक गिल्ड लीडर से भी नहीं मिला हूँ, इसलिए गिल्ड लीडर के अचानक आने का कारण अभी भी मेरे लिए अज्ञात है। वाटसन, जाने दो। आज की बैठक स्टारिन राजवंश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आदित्य को वह सुनहरा फल मिल सकता है जो उसे अपने राजवंश के खाद्य राजकुमारों को कम करने में मदद करेगा। टैप टैप टैप। गिल्ड लीडर जो सोफे पर बैठा था, उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी अंदर आ रहा था। उस आदमी ने आसमानी नीले रंग का किमोनो पहना हुआ था, जिसके कंधे और छाती के हिस्से पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बनी हुई थीं। उस आदमी की लंबाई 177 सेमी थी। उसके लंबे गहरे नीले बाल और लाल रंग की पुतलियां थीं, जिनमें एक ऊर्ध्वाधर स्लिट थी। वो आदमी 19 साल का था। अपनी उम्र के बावजूद उसके चारों ओर अधिकार की आभा, कुलीनता की आभा और श्रेष्ठता की आभा थी। अपनी कम उम्र के बावजूद वो बहुत परिपक्व लग रहा था। उसका अलौकिक सुंदर चेहरा किसी भी महिला के दिल को लुभाने की शक्ति रखता है। गिल्ड लीडर ने देखा कि जब स्टारिन किंगडम का राजा चलता था, तो उसका हाव भाव हमेशा सीधा रहता था। उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए भी घबराहट का कोई निशान नहीं दिखाई देता था। वो बहुत गर्वित दिख रहा था, लेकिन अपनी उम्र के दूसरे महान लोगों की तरह घमंडी नहीं था। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको लंबा इंतजार नहीं करवाया होगा, अशुद्धता के साधकों के गिल्ड लीडर। ये कहते हुए आदित्य सामने स्थित सोफे पर बैठ गया। मुझे बिना किसी सूचना के यहाँ आने के लिए महामहिम से माफी मांगनी चाहिए। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। गिल्ड लीडर को अपना सिर नीचे करते हुए सुनकर आदित्य ने मन ही मन हंसते हुए कहा और कुछ नहीं कहा। आदित्य एक इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन था। वो समझ सकता था कि सामने बैठी शक्ति बेहद खतरनाक थी। गिल्ड लीडर अपनी शक्तियों को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वो वॉटसन और किसी भी अन्य साधक से ज्यादा शक्तिशाली थी, जिससे आदित्य इस दुनिया में आने के बाद मिला था। भले ही उसने माफी मांगने का फैसला न किया हो,
लेकिन मैं जवाब में कुछ नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति निश्चित रूप से तीसरे क्रम या उससे ऊपर की है। ये साधकों के बीच का अंतर था। तीसरे क्रम में इस्तारिन राजवंश जैसे छोटे देश को 1 दिन या 2 दिन में नष्ट करने की शक्ति होती है। तो चूंकि गिल्ड लीडर अचानक आ गया, मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सका। लेकिन अगर आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं तो मैं अपने बटलर को आपके लिए चाय और नाश्ता लाने के लिए कह सकता हूँ। आदित्य के सामने बैठी गिल्ड लीडर बहुत रहस्यमयी लग रही थी। उसने अपना चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। गिल्ड लीडर ने एक सुंदर काले किमोनो पहना हुआ था जो उसके पापी शरीर को ढक रहा था, लेकिन उसकी ड्रेस उसके कर्व्स और आकर्षक करी हिप्स को ठीक से छिपा नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कि किमोनो गोंद की तरह त्वचा पर चिपक गया हो, जिससे उसके कर्व्स और भी ज्यादा उभर कर आ रहे हों। किसी भी पुरुष के लिए गिल्ड लीडर के कामुक शरीर को न देखना मुश्किल होगा, लेकिन आदित्य राजा था, वो दूसरों से अलग है। भले ही ड्रैगन की सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा हो, यह जरूरी नहीं होगा, लेकिन मुझे पूछने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना होगा। अगर हमारा संघ और यह राज्य किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो मैं कुछ समय के लिए इस शहर में रहने जा रही हूँ। संघ नेता ने आखिरी बात ये कहते हुए बताई कि वो आदित्य से मिलने क्यों आए हैं। आदित्य मूर्ख नहीं था, वो समझ सकता था कि गिल्ड का नेता उसे व्यवसाय में शामिल करना चाहता था। अगर सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड किंगडम में अपनी शाखा खोलना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, बशर्ते गिल्ड किंगडम के सभी नियमों और विनियमों का पालन करे। चिंता मत करो महाराज, अशुद्धता के साधक संघ इस राज्य के नियमों और विनियमों का पालन करने में अपना 100% देगा। हमारे संघ में साहसी लोगों के लिए सख्त नीति है। अगर कुछ साहसी लोग नियमों और विनियमों का उल्लंघन भी करते हैं तो संघ सख्त कार्रवाई करेगा और राज्य को मुआवजा भी देगा। साथ ही हमारी प्रत्येक शाखा 4 क्रम के साधकों द्वारा संरक्षित है। अगर कोई साहसी व्यक्ति इस शहर में लड़ाई शुरू करने की हिम्मत करता है तो उसे संघ के स्वामी द्वारा खुद दंडित किया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे महाराज को वह आश्वासन मिल जाना चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है। आदित्य ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अब जब उसकी सबसे बड़ी चिंता गायब हो गई है तो दूसरे मामले पर बात करने का समय आ गया था। हमारा संघ कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है। पहला नियम, अशुद्धता के साधक संघ कभी भी 2 राज्यों के बीच युद्धों या किसी भी राज्य के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा नियम, सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी कभी भी किसी भी हत्यारे के मिशन को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे लक्ष्य की पहचान कुछ भी हो, भले ही लक्ष्य कोई अपराधी ही क्यों न हो। यह नियम केवल डाकुओं के लिए ही बदला जा सकता है। तीसरा नियम, गिल्ड किसी भी तरह के आदर्शों को बढ़ावा नहीं देता है। गिल्ड सभी तरह की लड़ाइयों में तटस्थ रहता है। चौथा नियम, यदि कोई कुलीन या स्वयं राजा गिल्ड के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। पांचवा नियम, गिल्ड जानकारी नहीं बेचता है। अगर किसी राज्य या साम्राज्य का कोई राजा या कुलीन गिल्ड को दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर करता है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। अनुबंध के बिना गिल्ड उस साम्राज्य में काम करना बंद कर देगा। छठा नियम, यदि राजा या कुलीन लोग गिल्ड के साहसी लोगों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं तो गिल्ड उस विशेष शहर में काम करना बंद कर देगा और उस शहर के राजा या कुलीन को कोई कर नहीं मिलेगा। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर किसी राजा या किसी कुलीन के आदेश पर गिल्ड पर हमला होता है तो गिल्ड को उचित कदम उठाने चाहिए। सबसे खराब स्थिति में गिल्ड को जवाबी हमले के लिए छठे क्रम के कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। छठे क्रम का, मुझे नहीं लगता कि गिल्ड लीडर झूठ बोल रहा है। अगर वो ऐसा होता तो उसका गिल्ड इस महाद्वीप का शीर्ष गिल्ड नहीं होता। यह महसूस करते ही कि छठे क्रम का एक ही हमला कितना विनाश कर सकता है, आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डाइंग आइल महाद्वीप ने कभी कोई छठा क्रम का साधक पैदा नहीं किया। ज्यादातर 5वां क्रम और उच्चतर क्रम के साधक मुख्य महाद्वीप में रहते हैं या जिसे उच्च महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, वही महाद्वीप जहां आदित्य के जैविक माता पिता रहते हैं। मुझे आपके गिल्ड के नियमों से कोई परेशानी नहीं है। मुझे खुशी है कि गिल्ड तटस्थ रुख अपनाना चाहता है और राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन करों का क्या होगा? यह इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। चूंकि इस्टारिन का राज्य सिल्वर मीडो ग्रोव फॉरेस्ट के पास स्थित है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि 10,000 या यहां तक कि 1 लाख साहसी लोग इस्टारिन राज्य में आए और राक्षसों को भगाने का मिशन चुने। आदित्य जानता था कि जब तक उसका राज्य विकसित होता रहेगा तब तक कर की संख्या बढ़ती ही रहेगी। इतना ही नहीं, अगर उसके क्षेत्र में एक गिल्ड खोला जाता है तो यह इस राज्य के लोगों के लिए हजारों नौकरियां पैदा करेगा जो अर्थव्यवस्था को बहाल करने में एक बड़ी मदद होगी। करों के बारे में बात करने से पहले इस महिला को हमारे गिल्ड की रैंकिंग प्रणाली के बारे में महामहिम को बताने दें।
प्रत्येक कल्टीवेटर को उसके कल्टीवेशन ऑर्डर के अनुसार ए से लेकर स या एसएस या एसएसएस रैंक तक रैंक दी जाएगी। इसी तरह जॉब रिक्वेस्ट को भी उनकी कठिनाई के अनुसार रैंक किया जाता है। आमतौर पर ए रैंक की जॉब्स 5 सिल्वर कॉइन से लेकर 20 सिल्वर कॉइन तक का भुगतान कर सकती हैं, जबकि डी रैंक की जॉब्स 10 सिल्वर से लेकर 50 सिल्वर तक का भुगतान कर सकती हैं। सी रैंक की नौकरियों में 25 सिल्वर से लेकर 5 गोल्ड कॉइन तक का भुगतान किया जा सकता है। बी रैंक की नौकरियों में 1 गोल्ड कॉइन से लेकर 100 गोल्ड कॉइन तक का भुगतान किया जा सकता है। हमारा गिल्ड आमतौर पर हमारी कुल कमाई का 18% देता है। उदाहरण के लिए बी रैंक मिशन के लिए अगर मिशन पूरा करने का इनाम 100 सोने के सिक्के हैं, तो हम फीस के तौर पर 2 सोने के सिक्के लेंगे। हालांकि 18% बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड से जुड़े लाखों एडवेंचरर्स और गिल्ड द्वारा पोस्ट किए गए मिशनों की बड़ी संख्या को देखते हुए महीने के अंत में आदित्य को अभी भी बहुत बड़ी रकम मिलेगी। मैं 18% के साथ ठीक हूं, लेकिन सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड के स्वामित्व वाले और संचालित होने वाले अन्य व्यवसायों का क्या? आदित्य बेवकूफ नहीं था। भले ही उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी न हो कि इस दुनिया में गिल्ड कैसे काम करते हैं, लेकिन अपने अनुभव से उसे यकीन था कि महाद्वीप के सबसे बड़े गिल्ड के पास अन्य व्यवसाय भी होने चाहिए। धरती पर विशाल व्यापारिक कंपनियां इसी तरह काम करती हैं। उदाहरण के लिए अमेजन कंपनी ने डिलीवरी से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का विस्तार किया। जब आदित्य ने उनके अन्य व्यवसायों के बारे में पूछा तो गिल्ड लीडर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतनी दूर तक सोचेगा। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गिल्ड होने के नाते सीकर ऑफ इम्प्योरिटी अपने पोषण स्टोर, नीलामी घर, हथियार स्टोर, होटल और रेस्तरां भी चलाते हैं। उसने इस्तारिन किंगडम के क्षेत्र में उनकी कुल कमाई का 18% बताया। अगर मैंने सिर्फ 18% के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होते तो मैं मूर्ख होता। आमतौर पर हथियार भंडार, नीलामी घर और औषधि भंडार में कर की दरें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर मैं सिर्फ 18% पर सहमत होता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता। कुछ चर्चा के बाद दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। अंत में सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड ने गिल्ड जॉब से अपनी कुल कमाई का 18% भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। नीलामी घरों के लिए कर की दर कुल कमाई का 37% निर्धारित की गई थी और औषधि और हथियार भंडार के लिए कर की दर 40% और 30% थी। महाराज, कल मैं किसी को अनुबंध के साथ भेजूंगा। आदित्य के साथ 1 घंटे तक चर्चा करने के बाद गिल्ड लीडर को पता चल गया कि वह आदित्य को कम नहीं आंक सकती। आदित्य एक स्वाभाविक व्यापारी की तरह था। उसने उसकी योजना को समझ लिया, यहां तक कि वो आदित्य के वित्तीय ज्ञान से भी डर गई थी। आदित्य ने राहत भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से गिल्ड लीडर ने महाद्वीप के सबसे बड़े गिल्ड के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करके आदित्य पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। इस अनुबंध में किसी को कुछ भी नहीं खोना था। गिल्ड को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक नया राज्य मिल रहा था, जबकि आदित्य को कमाई का एक नया स्रोत मिल रहा था। अब जब हमने अनुबंध के बारे में बात कर ली है तो महाराज मैं विदा लेता हूँ। गिल्ड नेता जाने के लिए खड़ा हुआ। उस काले घूंघट के नीचे एक छिपी हुई मुस्कान थी जिसे किसी ने नहीं देखा। आदित्य भी खड़ा हो गया। एक और बात, मुझे एक खास व्यक्ति ने यह बात आपके पास पहुंचाने को कहा था। गिल्ड लीडर के हाथ में एक काला स्क्रॉल दिखाई दिया जिसके किनारों पर सुनहरी बॉर्डर लाइनें थीं। क्या मैं जान सकता हूं कि वह व्यक्ति कौन था? गिल्ड लीडर से स्क्रॉल लेते हुए आदित्य ने पूछा। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो युद्ध की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह युद्ध की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, गिल्ड लीडर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा जिसे आदित्य देख नहीं सका। जब उनकी पत्नियों में से एक का उपनाम बताया गया तो आदित्य एक पल के लिए अपना संयम खो बैठे। उनकी सांसें तेज हो गईं और काला स्क्रॉल पकड़े हुए उनका हाथ थोड़ा कांपने लगा। आदित्य की 7 पत्नियों में से एक महिला युद्ध की देवी के नाम से मशहूर थी। मुख्य रूप से उनकी उच्च युद्ध बुद्धि, अद्वितीय युद्ध तकनीक और किसी भी हथियार को चलाने की उनकी शक्ति के कारण, यहां तक कि उनका वर्ग भी युद्ध देवी वर्ग था। अफवाह है कि वह इतनी शक्तिशाली है कि चौथे क्रम की होने के बावजूद वह 5वें क्रम के साधक का वध करने की क्षमता रखती है। किसी को यह जानना चाहिए कि एक साधक के लिए एक क्रम उच्च साधना वाले किसी व्यक्ति को हराना असंभव नहीं तो बहुत कठिन जरूर था। इस दुनिया में केवल कुछ विरल व्यक्ति ही निम्न क्रम में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जबकि आदित्य की पत्नी उच्च क्रम में ऐसा करने में सक्षम थी, क्योंकि प्रत्येक क्रम के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। सबसे कमजोर दूसरा क्रम भी 100 प्रथम क्रम के लोगों को बहुत आसानी से मार सकता है, जबकि सबसे कमजोर तीसरा क्रम भी दूसरे क्रम की सेना का वध कर सकता है। अंतर केवल उच्च क्रम के साथ ही जारी रहता है।
आदित्य की 7 पत्नियों में से युद्ध की देवी निस्संदेह सबसे शक्तिशाली थी। लोग मुख्य रूप से उसकी भयानक युद्ध बुद्धि के कारण उससे डरते थे। अब तक उसने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा है। वो उन कुछ लोगों में से एक थी जो आज तक युद्ध के मैदान में अपराजित थी। जब भी उसने सेना का नेतृत्व किया है तो केवल अपनी युद्ध बुद्धि का उपयोग करके वह दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम थी। वो एक युद्ध प्रतिभा थी। भले ही उसके खिलाफ परिस्थितियां हो, युद्ध की देवी में सभी बाधाओं को पार करने और जीतने की क्षमता थी। उसे उसकी भयानक साधना गति के कारण स्वर्ग की संतान भी कहा जाता था। मंत्र और युद्ध तकनीक सीखने की उसकी समझ की क्षमता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्या मैं जान सकता हूं कि गिल्ड लीडर वास्तव में युद्ध की देवी से कब मिला था? आदित्य ने काले स्क्रॉल को देखते हुए पूछा। जितना वह इसे खोलना चाहता था, उसने गिल्ड लीडर के सामने स्क्रॉल खोलने से परहेज किया। मुझे पक्का पता है कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन ये 12 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महामहिम को मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उनका एक एहसान चुकाया है, जिसे मैं ये पुस्तिका देकर चुका रहा हूँ। यदि और कुछ नहीं है, तो मैं विदा लेता हूँ। गिल्ड लीडर के चले जाने के बाद, गहरी सांस लेने के बाद आदित्य ने धीरे से स्क्रॉल खोला। आदित्य को डर नहीं था कि यह कोई जाल या विस्फोट हो सकता है। आदित्य जानता था कि उसकी पत्नियां उसे मारने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर वह मर गया, तो उसकी 7 पत्नियां भी अपनी जान गंवा देंगी। दिव्य रोष का विस्फोट, ये किसी तरह की युद्ध तकनीक की तरह लग रहा है। और यहाँ, मैं उम्मीद कर रहा था कि इस स्क्रॉल में किसी तरह का संदेश होगा। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। उत्सुकता से आदित्य ने दिव्य रोष का विस्फोट पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आदित्य ने पढ़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि हर बीतते सेकंड के साथ इस चाल के बारे में उसकी समझ बढ़ती जा रही थी। आदित्य को एहसास ही नहीं हुआ कि वह समझने पर इतना केंद्रित था कि वह एक गहन ज्ञान अवस्था में प्रवेश कर चुका था। गिल्ड लीडर के चले जाने के बाद वॉटसन और जूलिया आदित्य से अनुबंध के बारे में पूछने आए, लेकिन ये देखकर कि आदित्य इतना केंद्रित था, उन दोनों ने आदित्य को और परेशान नहीं किया। लगभग 4 घंटे के बाद आदित्य ने अंततः चेहरे पर मुस्कान के साथ पुस्तक बंद कर दी। डिंग, निष्क्रिय कौशल ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी सीखने के लिए मेजबान को बधाई। दिव्य क्रोध का विस्फोट विवरण, युद्ध की देवी द्वारा विकसित एक विशेष प्रकार का कौशल। ये कौशल अभी भी अपने पूर्ण स्तर तक नहीं पहुंचा है। वर्तमान में इस कौशल का उपयोग केवल ड्रैगन द्वारा किया जा सकता है जिनके पास अग्नि संबंध है। फंक्शन, ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी कौशल को सक्रिय करने के लिए ये 15 जोड़ मैना का उपभोग करेगा। जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है, तो होस्ट एक बेसिक अवस्था में प्रवेश करेगा। मैना को छोड़कर होस्ट के सभी आंकड़े अस्थायी रूप से 50% तक बढ़ जाएंगे। इस कौशल को सक्रिय रखने के लिए होस्ट को प्रति सेकंड 5 जोड़ मैना खर्च करना होगा। इस कौशल का उपयोग करने के बाद कौशल 24 घंटे के कूलडाउन में प्रवेश करेगा। इस कौशल के साथ मुझे विश्वास है कि मैं पीक द्वितीय क्रम के खिलाफ भी अपने आप को संभाल सकता हूं। जब आदित्य जश्न मना रहा था, उसने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुना। दस्तक दस्तक, क्या है वॉटसन? युवा मास्टर, सामग्री आ गई है। हालांकि हमें अभी भी सारी सामग्री नहीं मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त सामग्री है। तो हम किसे चुनेंगे? आदित्य ने पूछा। मिस जूलिया ने मिस अंबर को प्रथम व्यक्ति के रूप में चुना है। चलो ठीक है, जाओ। आदित्य को तब आश्चर्य नहीं हुआ जब जूलिया ने सभी में से एम्बर को चुना। आदित्य अभी भी यह नहीं समझ पा रहा है कि एम्बर और जूलिया उसके आने के पहले ही दिन दोस्त कैसे बन गए। क्या वो आश्वस्त है, युवा मास्टर? हालांकि मिलेडी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरा मानना है कि वो आत्मविश्वास से भरपूर है। वॉटसन और आदित्य दोनों उस भूमिगत जगह पर पहुंचे जहां अपराधियों को यातनाएं दी जाती थीं। यह वह यातना कक्ष था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। यातना कक्ष में पहुंचते ही जूलिया और एम्बर पहले से ही वहां मौजूद थे। तुम्हें बहुत समय लग गया। तुम्हें अपने ज्ञान से क्या लाभ मिला? मैंने एक नया हुनर सीखा है। आगे बढ़ते हुए, एम्बर, क्या तुम सच में पहले जाना चाहती हो? हालांकि जूलिया को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता था, लेकिन चूंकि यह उसका ऐसा कुछ करने का पहला मौका था, इसलिए आदित्य चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। एम्बर ने दृढ़ निश्चय के साथ मुस्कुराते हुए कहा, युवा गुरु, मुझे पूरा यकीन है। मैं अपने दोस्त पर अपनी जान की बाजी लगा देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत हो गई बातें, जूलिया ने सफेद दस्ताने पहनने के बाद कहा। एम्बर, कृपया इस बिस्तर पर लेट जाओ, और तुम दोनों बाहर इंतजार कर सकते हो। लेकिन क्यों? हम आपकी मदद तो कर सकते हैं। वॉटसन और आदित्य दोनों का सवाल एक जैसा था। जूलिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई।
उसने आदित्य को ठंडी निगाहों से देखा और धमकी भरे लहजे में बोली, मैं एक छोटी सी सर्जरी करने जा रही हूँ। एम्बर को अपने कपड़े उतारने होंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं जारी रखूं या? जूलिया ने अपने हाथ में चाकू दिखाया। खांसी, बेशक। मैं और युवा मास्टर बाहर इंतजार करने की योजना बना रहे थे। क्या ये सच नहीं है, युवा मास्टर? आदित्य ने अपने वफादार बटलर को गुप्त अंगूठा दिखाते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से वॉटसन समय पर आ गया और उसे बचा लिया। वॉटसन और आदित्य दोनों ही जाने वाले थे, लेकिन जूलिया ने उसे रोक दिया। रुको, अगर मेरे पास तुम्हारा खून नहीं है तो मैं सर्जरी कैसे कर सकती हूँ? जूलिया ने आदित्य को एक टेस्ट ट्यूब दी। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य ने मेज पर रखा चाकू उठाया और अपनी तर्जनी उंगली काट ली। मैं पूछना चाहता था कि आपको सर्जरी क्यों करनी है? मुझे लगा कि आप गोली बनाकर उसे खिला देंगे। जूलिया को आश्चर्य हुआ कि वह नाराज नहीं हुई। इसके बजाय उसने दुखी होकर एम्बर की ओर देखा और जवाब दिया। एम्बर का दिल घायल हो गया था। सिर्फ गोली खिलाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसके मामले में मुझे सीधे उसके दिल में दवा डालनी होगी। साथ ही प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मुझे कोमल होना होगा, अन्यथा एम्बर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। टेस्ट ट्यूब भरने के बाद आदित्य और वॉटसन चुपचाप यातना कक्ष से बाहर चले गए, जो अब अस्थायी प्रयोगशाला बन गया था। जूलिया ने एक नारंगी रंग की गोली निकाली जो गोल मार्बल के आकार की थी। एम्बर, ये गोली खा लो। ये गोली अगले 15 मिनट के लिए बेहोश कर देगी। ये गोली तुम्हारे शरीर को दर्द के प्रति असंवेदनशील भी बना देगी। एम्बर ने सिर हिलाया और सामान्य कैंडी की तरह गोली खा ली। इस बीच जूलिया ने एम्बर के अपंग हृदय को ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया। एम्बर, जब तक तुम होश में हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और ये पहनने चाहिए। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा किमोनो तुम्हारे खून से सना हो। जूलिया जब सर्जरी में व्यस्त थी, वॉटसन और आदित्य बाहर खड़े थे। दोनों आदमी दीवार से टिके हुए थे और मोटे स्टील के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। कुछ मिनट की खामोशी के बाद आदित्य ने सबसे पहले ये पूछकर माहौल को ठंडा किया कि एलेक्स का परिवार कैसे व्यवस्थित हो रहा है। एलेक्स आदित्य का पहला कर्मचारी और सहायक था। मैंने एलेक्स को घर बसाने में मदद की है, लेकिन उसका 8 साल का बच्चा है। मुझे लगता है कि हमें निकट भविष्य में एक स्कूल खोलना होगा। इस राज्य की साक्षरता दर बहुत कम है। युवा मास्टर, यदि आप एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो आपको इस राज्य की साक्षरता दर बढ़ानी होगी। इस राज्य में कोई स्कूल नहीं था। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सिर्फ रईस या अमीर लोग ही स्कूल जाते हैं। ऐसे राज्य में जहां लोगों को 3 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, उनके लिए स्कूल जाना एक बेवकूफ़ी भरा सपना था। स्कूल की बेतुकी हाई फीस का तो जिक्र ही न करें। मैं आने वाले महीनों में स्कूल बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हमारी मौजूदा आय के साथ कुछ लोगों को पढ़ाना और उन्हें स्कूल चलाने देना सबसे अच्छा होगा। आमतौर पर ज्यादातर स्कूल शिक्षक या तो कुलीन या अमीर वर्ग के लोग होते थे। सिर्फ एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिक्षक को 1 महीने के लिए काम पर रखने पर 100 शाही सोने के सिक्के प्रति महीने तक खर्च हो जाते थे। बताओ वॉटसन, क्या तुम कभी युद्ध की देवी से मिले हो? आदित्य की उत्सुकता युद्ध की देवी के बारे में बढ़ती जा रही थी। वही महिला जो नामात्र की उसकी पत्नी भी थी। दुर्भाग्य से नहीं, युद्ध की देवी दूसरे महाद्वीप से है। वो बहुत कम ही डाइंग आयल महाद्वीप पर आई है। बड़े राज्यों के कुछ राजाओं के अलावा किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उनकी सुंदरता उनके ग्रह महाद्वीप में बेजोड़ थी। बाकी 5 का क्या तुमने उनमें से किसी को देखा है? नहीं, लेडी जूलिया की तरह ही बाकी सभी 6 देवियां अपने अपने महाद्वीपों की सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं। लेडी जूलिया की तरह ही भीड़ का ध्यान आकर्षित न करने के लिए सभी लोग ज्यादातर सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा छिपाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरी अन्य पत्नियां किस तरह की महिलाएं हैं। भले ही हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं है, फिर भी मैं उनसे मिलना चाहूंगा, कम से कम एक बार तो। इस दुनिया के किसी भी अन्य पुरुष की तरह आदित्य भी 7 देवियों के प्रति बहुत सम्मान और आदर रखता था। करीब 20 मिनट बाद जूलिया ने दरवाजा खोला। आदित्य और वॉटसन ने अंदर जाते हुए पूछा, सर्जरी कैसी रही? अंदर जाने के बाद वॉटसन और आदित्य दोनों ने एक बिल्कुल अलग व्यक्ति को देखा। भले ही उसके बाल अभी भी पीले थे और 9 रोएदार पूंछें थी, लेकिन अब वो सुंदरता के मामले में जूलिया से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर बुरे निशान अब नहीं थे। वो एक पौधे की तरह लग रही थी जिसने अपनी जीवंतता वापस पा ली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सफल रहा। कीमिया के साथ मेरे अनुभव के कारण सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, भले ही यह मेरा पहला अनुभव था। हाँ, मैंने उसके चेहरे से निशान हटाने के लिए कुछ गुप्त दवा का इस्तेमाल किया। आदित्य के सामने अंबर अब बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रही थी।
पीले बालों के अलावा उसके शरीर में भी बदलाव आया है। सभी बदलावों के साथ उसका आकर्षण और मोहकता भी एक और भयावह स्तर पर पहुंच गई। जब जूलिया और एम्बर एक साथ खड़ी होती है तो जूलिया पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक लगती है, जबकि एम्बर का शरीर पुरुषों को पाप करने के लिए, लुभाने के लिए बनाया गया था। एम्बर एक बूढ़ी महिला की तरह आकर्षक दिखती थी, भले ही वो कुंवारी थी। उसका शरीर पहले से ज्यादा सुडौल हो गया है, यहाँ तक कि उसकी ऊंचाई भी कुछ मीटर बढ़ गई है। उसके शरीर में आए बदलावों के साथ आदित्य, जो एक ड्रैगन है और जिसे बहुत ज्यादा कामुक माना जाता है, एम्बर के पापी शरीर को देखने से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। उसका किमोनो उसके शरीर से कसकर बंधा हुआ लगता है, जो एक अनोखा आकर्षण देता है। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि मिस एम्बर ने एक अनोखी तरह की रक्तरेखा को जगाया है और एक लोमड़ी रानी बन गई है। इस कई सौ साल पुराने जीवन में वॉटसन ने कई लोमड़ी रानियों को देखा है। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि प्रत्येक रानी कितनी भयानक थी। जब एक लोमड़ी रानी एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाती है तो उनकी शक्तियां स्वाभाविक रूप से 5वें क्रम तक पहुंच जाती है। लोमड़ी जाति के लोग स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर और आकर्षक पैदा होते हैं। लोमड़ी जाति की महिला जितनी लंबी उम्र जीती है, उसकी बढ़ती हुई साधना शक्ति के साथ उसका आकर्षण उतना ही भयावह होता जाता है। सेक्कुब्स जाति की महिलाओं के बाद केवल लोमड़ी जाति की महिलाओं के पास सबसे अधिक आकर्षण और मोहकता होती है, जबकि लोमड़ी जाति की रानी, जो लोमड़ी जाति के भीतर एक अनोखी तरह का उत्परिवर्तन है, के पास ऐसी मोहक शक्तियां होने की बात कही जाती है जो सेक्कुब्स रानी को भी टक्कर दे सकती है। आज मैं शायद एक और अध्याय अपलोड न कर पाऊं क्योंकि मुझे इस ईद पर अपने परिवार के साथ समय बिताना है। रेटिंग पाने के लिए हमें सिर्फ 4 और समीक्षाएं चाहिए। सभी लोग कृपया अपना कीमती समय 3 मिनट दें और समीक्षा लिखें। अरे सुना, तुम्हारे कमीने राजा ने लोगों से कहा है कि वो उस अपराधी को लाने जा रहा है जिसने कल रात हमारे भाइयों को मार डाला और उस हत्यारे को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि राजा ने उस आदमी को पकड़ लिया है जो सिर्फ 30 मिनट में 600 जोड़ गुंडों को मारने में कामयाब रहा? मत भूलो, उस व्यक्ति ने जिन लोगों को मारा उनमें अमीर भी था जो एक मध्य द्वितीय श्रेणी का साधक था। मुझे लगता है कि राजा झूठे शब्दों से लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी बात में दम है। कौन जानता है कि तुम सही हो और फांसी के दिन वह लोगों को शांत करने के लिए किसी नकली व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा सकता है। आदित्य कल रात जिस बार में गया था, उसी बार में शहर के सभी गुंडे और अपराधी एक आपातकालीन बैठक के लिए इकट्ठे हुए थे, उस घटना के बारे में जिसने इस शहर की भूमिगत दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अगर यह घटना सिर्फ एक गिरोह के साथ हुई होती तो बाकी लोग इतना चिंतित नहीं होते, बल्कि वे खुश होते क्योंकि एक गिरोह कम होने से उनकी कमाई बढ़ सकती थी। लेकिन कल रात जो हुआ, उसने दूसरे गिरोहों के दिलों में डर का बीज छोड़ दिया है। वे डरे हुए थे। इस शहर का हर गिरोह अब इस डर में जी रहा था कि पता नहीं कब वह राक्षस प्रकट हो जाए और फिर से हत्याएं शुरू कर दे। कृपया सभी लोग नीचे आ जाएं। मुझे कुछ बातें कहनी है, इससे पहले कि हम तय करें कि क्या करना है। अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति वही बूढ़ा बार्टेंडर था जिसने कल रात आदित्य को जानकारी दी थी। मुझे पता है कि कल रात जो कुछ हुआ वो बहुत ही भयानक और परेशान करने वाला था। आज कुछ जांच के बाद हमें हत्यारे की पहचान के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। आज बार बाहरी लोगों के लिए बंद था। यह इस शहर के सभी गिरोहों के लिए कल रात की घटना पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सभा थी। बार्टेंडर की बात सुनकर सभी गैंग लीडर और अपराधी चुप हो गए। यहाँ सभी लोग बूढ़े बार्टेंडर का बहुत सम्मान करते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बूढ़ा दिखने वाला यह आदमी इस शहर की माफिया दुनिया का असली सरगना था। आमिर की लाश समेत सभी लाशों की जांच करने के बाद ये पुष्टि हुई कि हत्यारा अग्नि तत्व शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब हमने आमिर के शरीर पर घाव देखे तो उसका सीना जला हुआ था। जिस जगह से उन्होंने खरीदा था वहां राख थी। मेरे लोगों ने हमारे साथी भाइयों की लाशों की भी जांच की है। 600 जोड़ लाशों में से ज्यादातर में गंभीर जलन थी। जलन कोई सामान्य जलन नहीं थी, उनका शरीर गर्मी से कोयले की तरह काला हो गया था। आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि हत्यारे का अग्नि हमला कितना भयावह था। कुछ गुंडों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बार्टेंडर की बातें सुनकर ही उन्हें लगा कि वे सब कुछ अपनी कल्पना में देख रहे हैं। मेरा अनुमान है कि हत्यारे ने सबसे पहले आमिर पर हमला किया और उसे पश्चिमी गेट के पास ले गया। आमिर को मारने के बाद हत्यारे ने विले क्रू गिरोह के सभी सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। विले क्रू के सदस्यों को मारने की प्रक्रिया में गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों ने हत्यारे को देखा होगा और उस पर हमला करने की कोशिश की होगी, और तभी असली कत्लेआम शुरू हुआ। उसने हर एक गुंडे को मार डाला जो उसकी नजर में आया। हालांकि मैंने यहाँ कुछ नोटिस किया है। बार्टेंडर एक पल के लिए चुप हो गया। क्या? गिरोह के एक नेता ने पूछा। जब हत्यारा बदमाशों को मार रहा था
तो तेज चीख पुकार की वजह से कुछ आम नागरिक जाग गए और उन्होंने हत्यारे को देखा, लेकिन हत्यारा उन लोगों को चुप कराने कभी नहीं गया। अब मुद्दे पर आ जाओ। दूसरे गिरोह के नेता ने मेज पर मुक्का मारा और गुस्से में पूछा, क्या यहाँ सभी को याद है कि कैसे एक दिन पहले नौलर परिवार को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था? सभी ने भ्रमित भाव से अपना सिर हिलाया। क्या आपके दिमाग में एक ऐसे फायर यूजर की छवि आती है जिसने सार्वजनिक रूप से भाड़े के सैनिकों को बेरहमी से मार डाला था? तब सभी को एहसास हुआ कि हत्यारा कौन था। यह वो व्यक्ति नहीं था जिसने उसे राजा का दाहिना हाथ कहा था। यह वो कमीना इसहाक था। बिल्कुल। लेकिन राजा ने अचानक अपने दाहिने हाथ के आदमी को ऐसा कुछ करने का आदेश क्यों दिया? मेरा मतलब है कि राजा सार्वजनिक रूप से कार्रवाई कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने अंधेरे में काम करना चुना। जब दूसरे गिरोह के नेता बोल रहे थे, तो बारटेंडर कल के बारे में सोचने लगा। इसमें कोई शक नहीं है, यह वही आदमी था जो जानकारी लेने आया था और जिसने ये सब किया। फिर उसने सर अमोस के बारे में क्यों पूछा? जब सब आपस में बात कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर पूरा इलाका शांत हो गया। दस्तक दस्तक, कौन है? बारटेंडर ने सबको मुंह बंद रखने का इशारा किया। अरे, ये बार क्यों बंद है? अभी अभी मेरी बीवी से झगड़ा हुआ है, मुझे थोड़ी शराब पीने दो। सभी लोग अवाक से एक दूसरे को देखने लगे। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज बार कुछ रखरखाव कार्य के कारण बंद है। दादाजी, आप प्रवेश की अनुमति क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो हम उसे काट डालेंगे। टकराना। अगले ही पल सभी को एक तेज आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ देखने पर सभी ने देखा कि पुरुष वेटर एक टूटी हुई मेज पर लेटा हुआ है। हम पर हमला हो रहा है, सभी लोग तैयार हो जाएं। बूढ़े बारटेंडर ने चेहरे पर पीलापन लिए हुए चिल्लाकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जब आदित्य हाथ में काली तलवार पकड़े अंदर आया तो बूढ़े बारटेंडर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ हैं। आदित्य के पीछे की परछाई से एक और बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और हाथ में एक लंबी तलवार पकड़े हुए आदित्य के पास खड़ा हो गया। फू फू, ये बड़ी बहन कुछ लोगों को मारने के लिए बेताब है। आदित्य के बाईं ओर छाया से एक और आकृति उभरी। उसके लंबे सुंदर पीले बाल थे और वह खंजर की एक जोड़ी पकड़े हुए थी। इस समय सभी गुंडे अपने पैरों पर खड़े थे और हमला करने के लिए तैयार थे। तो तुम ही हो जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। आदित्य ने छोटे चांदी के बाल और सुनहरी आंखों वाले आदमी को देखा। वह आदमी 6 फीट लंबा था। यह अच्छी बात है कि तुम यहाँ आए। मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त का बदला लूंगा। बिना किसी चेतावनी के वो आदमी अपनी जगह से गायब हो गया और कुछ ही सेकंड में आदित्य के पीछे आ गया। वह आदित्य की गर्दन पर निशाना साधते हुए अपनी कुल्हाड़ी घुमाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हमला आदित्य तक पहुंच पाता, वॉटसन ने जेसन नाम के आदमी पर एक जोरदार लात मारी और उसे उड़ा दिया। टकराना। युवा गुरु, कृपया अपने दुश्मनों को कम मत आंकिए। आदित्य ने आज रात हमला करने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन ये देखकर कि एम्बर ने अपनी साधना करने की क्षमता वापस पा ली है और अपनी आधी ताकत भी वापस पा ली है, आदित्य ने अपना इरादा बदल दिया। मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं। हालांकि मैं उसकी ताकत देखकर थोड़ा हैरान था। एम्बर और वॉटसन, तुम दोनों यहां सबको संभालते हो। इस बीच मैं किसी से कर्ज चुका दूंगा। ये कहते हुए आदित्य ने उस बूढ़े बारटेंडर की ओर देखा जिसने कल उसे जहर देने की कोशिश की थी। समझ गया, लेकिन कृपया बहुत लापरवाह मत बनो। यह आदमी बहुत ताकतवर है। जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलो इस लड़ाई को कहीं और ले चलते हैं। स्वूश। दोनों पक्ष 2 छतों पर दिखाई दिए। एक दूसरे के सामने खड़े होकर दोनों पक्षों ने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने खतरनाक हो तो मैं तुम्हें कल रात ही मार डालने की पूरी कोशिश कर लेता। तो फिर ये तुम्हारे लिए बुरा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है, तुम अमोस की जानकारी को गुप्त रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बारटेंडर ने आदित्य को जो कागज दिया था, उसमें अमोस के बारे में सारी बुनियादी जानकारी लिखी हुई थी, जैसे कि अमोस ने अपना मर्चेंट करियर कब शुरू किया या उसने अपना व्यवसाय कब बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आदित्य अमोस को कहां पा सकता है। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा। लड़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं मैं कौन हूं। मैं भी तुम्हारा एक उपकार करूंगा और जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। बहुत हो गई बातें, चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। तीसरा पक्ष कोई और नहीं बल्कि जेसन था, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था।
वायु संपीड़न। जेसन ने जमीन से 5 मीटर ऊपर छलांग लगाई और अपनी दाहिनी मुट्ठी से खाली हवा में मुक्का मारा, जिससे एक हवा का गोला बना और आदित्य को तोप के गोले की तरह आगे की ओर फेंका। आदित्य ने जल्दी से अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को आने वाले गोले की ओर उठाया और अपने बाएं हाथ से लाल नारंगी रंग का एक बोल्ट दागा, जिससे गोला नष्ट हो गया। धमाका। तुम्हें अपनी सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए। बूढ़ा आदमी कौन आदित्य के पीछे आया और उसे एक लात मारकर उड़ा दिया। टकराना। आदित्य को मजबूरन 10 मीटर दूर दूसरी छत पर उतरना पड़ा। एक ही समय में 2 मिड सेकंड ऑर्डर दुश्मनों से मुकाबला करना मुश्किल है। अगर आदित्य एक बार में उनमें से किसी एक से लड़ रहा होता तो उसे उन्हें हराने का पूरा भरोसा था, लेकिन अब परिस्थितियां आदित्य पर दबाव डाल रही थीं। इस पूरे समय वह अपने बचाव में लगा हुआ था। अच्छा काम किया बुजुर्ग। जेसन और कॉनर दोनों अपनी पूरी रफ्तार से आदित्य की ओर दौड़े। दोनों आदमी इतने तेज हो गए कि आदित्य उनकी हरकतों पर नजर नहीं रख पाया। चांद की रोशनी में 2 परछाइयां तेजी से दूरी कम कर रही थीं और सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर थीं जब दोनों ने अपने शरीर रोक लिए और अचानक आदित्य का शरीर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। आखिर क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है। सुनहरी रोशनी आदित्य के पूरे शरीर पर छा गई। रोशनी इतनी तेज थी कि शहर के दूसरे हिस्से से भी लोग सुनहरी रोशनी देख पा रहे थे। डिंग। दिव्य रोश का विस्फोट सक्रिय हो गया है। मैना को छोड़कर सभी होस्ट आंकड़े 50% बढ़ गए हैं। जब दिव्य रोश का विस्फोट कौशल सक्रिय हुआ तो आदित्य को तुरंत अपनी शक्तियों में वृद्धि महसूस हुई, लेकिन उसके मन की तीव्र खपत के कारण उसका चेहरा जल्द ही पीला पड़ गया। हर सेकंड वो 5 जोड़ मन खो रहा था। मैं इस कौशल को अगले 14 से 15 सेकंड तक ही जारी रख सकता हूं। मुझे काम जल्दी खत्म करना होता है। टकराना। आदित्य के पैरों के नीचे की छत अचानक टूट गई जब उसने अपनी ताकत लगाकर छलांग लगाए। सुनहरा आकार बिजली की तरह आगे बढ़ा और अपने दुश्मनों के सामने प्रकट हुआ। जेसन और कॉनर दोनों आदित्य की अचानक बढ़ी हुई ताकत को देखकर हैरान रह गए। बिना समय बर्बाद किए आदित्य ने अपनी काली तलवार घुमाई और आशा व्यक्त की कि वह अपने हमले से जेसन को मार गिराएगा। झनकार। कॉनर ने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप किया और जेसन की गर्दन पर किए गए हमले को खंजर से रोक दिया। मैं तुमसे तंग आ गया हूं बूढ़े आदमी। ये कहते हुए लाल आग में लिपटी अपनी बाईं मुट्ठी से आदित्य ने गुस्से से कॉनर की छाती पर मुक्का मारा और उसे रॉकेट की तरह उड़ा दिया। टकराना। 10 सेकंड। तब तक जेसन अपने सदमे से उबर चुका था। उसे एहसास हुआ कि भले ही आदित्य की गति बढ़ गई थी, लेकिन उसकी चपलता उससे ज्यादा नहीं थी। जेसन तलवार के हमले से बचने के लिए पीछे हट गया और आदित्य के शरीर पर मुक्का मारने की कोशिश करने लगा। 9 सेकंड। अरे वाह। जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए आदित्य का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका सिर भारी होता गया। ऐसा लगा जैसे वह अपनी चेतना खोने वाला है। अपने दांत पीसते हुए उसने पीछे हटकर अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई। अपने दोनों हाथों और पूरी ताकत का उपयोग करते हुए आदित्य ने अपनी तलवार को सीधा घुमाया, जो अब गहरे लाल रंग में बदलने लगी थी और उसका इरादा जेसन को 2 टुकड़ों में काटने का था। हा, ये चोट नहीं पहुंचा सकता क्या? जेसन हमले की सीमा से बाहर जाते हुए हंसा, लेकिन तभी आग की एक लाल लहर ने जेसन को इतनी तेजी से मारा कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। बूम। लाल ज्वाला ने जेसन को भस्म कर दिया। ज्वाला ने जेसन के शरीर को अपने चारों ओर लपेट लिया। बोनस चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मैं कल दूसरा बोनस चैप्टर जारी करने की कोशिश करूंगा। सभी पावर स्टोन्स के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पावर स्टोन्स के साथ अपना समर्थन दिखाना जारी रखेंगे। 7 सेकंड। मान 35/85। डिंग। आपने एक मिड सेकंड ऑर्डर को मार दिया है। आपको अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग। आपने लेवल बढ़ा दिया है। संदेश को अनदेखा करते हुए आदित्य बूढ़े व्यक्ति कोनों के पास पहुंचा। इस मौके से कॉनर 20 मीटर से ज्यादा दूर उछलकर दीवार से जा टकराया। दीवार मकड़ी के जाले की तरह टूट गई। खांसी। ये दर्दनाक है। मुंह से खून निकलने के बाद कॉनर ने अपनी छाती को देखा। उसकी पूरी छाती, यहां तक कि उसके गले के कुछ हिस्से भी बुरी तरह जल गए थे। कॉनर सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि आखिरी समय में उसने अपनी छाती को ढकने के लिए मैना का इस्तेमाल किया था, जिससे आदित्य के हमले की शक्ति कम हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी लौ इतनी शक्तिशाली क्यों है। कॉनर खुद एक अग्नि प्रकार का साधक था, लेकिन आदित्य द्वारा इस्तेमाल की गई लाल लाल लपटों की तुलना में कॉनर की लपटें कुछ भी नहीं थी। यह मोमबत्ती की लौ की तुलना लावा से करने जैसा था। अंतर बस बहुत बड़ा था। उसकी लपटें तीसरे क्रम के साधक के रूप में बहुत शक्तिशाली है। उसका एक ही लपट हमला किसी भी पहले क्रम के साधक को राख में बदल सकता है।
यही कारण है कि कौन ने आदित्य पर लपटों से हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसका सबसे शक्तिशाली लपट हमला उसे घायल करने के करीब भी नहीं आ पाएगा। धमाका। कौन ने देखा कि एक जोरदार धमाका हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि जेसन ने यह हमला झेला है। चूंकि जेसन एक बॉडी कल्टीवेटर था और सिर्फ आदित्य के पास ही इस तरह के हमले करने की शक्ति थी। वो जल्द ही मेरे पास आएगा। कौन ने किसी तरह खड़े होने की कोशिश की, जबकि आदित्य अपनी पूरी चपलता के साथ बूढ़े कौन को खत्म करने के लिए बचे हुए सेकंड का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ा। 3 सेकंड। मन 15/85। ऐसा लगता है कि मुझे वो गोली लेनी पड़ेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने मन को देखते हुए आदित्य को एहसास हुआ कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। वो जल्दी से रुक गया और एक गोली जैसी दिखने वाली कैंडी खा ली। ये गोली जूलिया ने दी थी। इसमें मन जमा है। हालांकि यह गोली उतनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन यह आदित्य के मन का आधा हिस्सा तुरंत ठीक कर सकती थी, जिससे उसे और समय मिल जाता। लेकिन इस गोली का एक साइड इफेक्ट भी था। गोली का असर खत्म होने के बाद आदित्य को अपने दिल में दर्द महसूस होगा। यह असर कम से कम 1 घंटे तक रह सकता है। उस समय आदित्य अपना मन वापस नहीं ले पाएगा। इसका मतलब है कि 1 घंटे के लिए उसका दिल अस्थायी रूप से वातावरण से मन इकट्ठा करना बंद कर देगा। मान -55/85। आदित्य को अपने दिल में प्रवेश करने वाली ऊर्जा की एक ठंडी ताजगी भरी अनुभूति हुई, लेकिन ये जलन के साथ समाप्त हुई। आदित्य को अपने सीने में जलन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके अंगों को अंदर से जला रहा हो। 11 सेकंड। बूढ़ा आदमी कहाँ है? आदित्य को एहसास हुआ कि वो बूढ़े आदमी की हरकतों पर नजर नहीं रख पाया था। मुझे ढूंढ रहे हो? आदित्य ने बिना पीछे देखे तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया ताकि वो आने वाले हमले से बच सके। आदित्य की वर्तमान गति एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। जेसन को मारने से पहले उसने अपनी चपलता को 105 जोड़ तक बढ़ाने के लिए अपने मुफ्त आंकड़ों का उपयोग किया था, और अपने कौशल ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी से अपनी चपलता में 50% की वृद्धि के साथ उसकी वर्तमान गति 152 जोड़ तक पहुंच गई थी। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी तलवार खो दी है। जेसन को मारने के लिए आदित्य ने अपनी तलवार में मौजूद अग्नि तत्व का इस्तेमाल किया और लाल लौ की एक लहर छोड़ी। उसकी लौ के उच्च तापमान ने लोहे की तलवार को तुरंत पिघला दिया। मुझे तुम्हें मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय आदित्य की मानसिक स्थिति लगभग खत्म हो चुकी थी, जबकि बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से घायल था। हर बीतते सेकंड के साथ दोनों की हालत खराब होती जा रही थी। उग्र ज्वाला, यह मेरी अंतिम चाल होगी। आदित्य के नियंत्रण में उसकी पीठ से लाल लौ से बने 7 लाल सांप प्रकट हुए। एक पल के लिए कौन हैरान रह गया। यह कोई आग जैसी चाल नहीं थी, बल्कि आदित्य लौ को नियंत्रित कर रहा था। यह महसूस करते ही कौन फिर से चौंक गया। अगर आदित्य में आग को नियंत्रित करने की क्षमता थी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस युवक के पास कोई दुर्लभ वंश था जिसने उसे ये क्षमता दी थी। युवा ड्रैगन के आदेश पर सातों सांप आगे बढ़े और कोनों पर 7 दिशाओं से हमला कर दिया। अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे ही कौन पीछे हटा, युवा ड्रैगन के सिर पर एक धूर्त मुस्कान उभरी। अपने पीले चेहरे के साथ भी उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि कौन का पूरा शरीर डर से कांप उठा। एक पल के लिए कौन को लगा कि वो खुद शैतान को देख रहा है। विस्फोट लहर। कौन को पता भी नहीं चला कि उसके नीचे की जमीन लावा में बदल गई और लावा से एक विशाल ताड़ के पेड़ ने कौन को जकड़ लिया। यह क्या है? आह! डिंग! होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के सभी आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त आंकड़े अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के सभी आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त आंकड़े अंक मिले हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग! होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के सभी आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त आंकड़े अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट ने लेवल ऊपर कर लिया है। हफ हफ हफ। अंततः लड़ाई खत्म हो गई। बूढ़े आदमी, तुमने अपना वादा कभी नहीं निभाया, लेकिन मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं इस राज्य का राजा हूं। आदित्य भारी सांस लेते हुए अपने दिल में जलन के साथ आदित्य छत पर लेट गया। अपनी चेतना को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। हफ हफ। उस समय अगर मैंने अपने सहेजे हुए आंकड़े बिंदुओं का उपयोग नहीं किया होता, तो इस लड़ाई का परिणाम पूरी तरह से बदल गया होता। मन 0196। इन दोनों को मारकर मेरा लेवल 26 पर पहुंच गया है। मैं थक गया हूं। आदित्य जानता था कि वॉटसन और एम्बर के साथ वहां सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। उसे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही उन ठगों का लेवल इतना कम है कि आदित्य को अगर उन सभी को मार भी दिया जाए तो उसे ज्यादा अनुभव अंक नहीं मिलेंगे। सरलुस नोबल घराने ने व्रान शहर की रक्षा की।
अंडरस्कोर नाम आदित्य बेनेट। अंडरस्कोर जाति ड्रैगन अंडरस्कोर ब्लड लाइन इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन। अंडरस्कोर वर्तमान वर्ग युद्ध नर्तक अंडरस्कोर वर्तमान कक्षा स्तर 26। अंडरस्कोर सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन उग्र ज्वाला हथियार महारत। अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग पिघला हुआ बोल्ट मौन मन दिव्य रोष का विस्फोट। अंडरस्कोर ताकत 8596 अंडरस्कोर गति 95106 अंडरस्कोर सहन शक्ति 8596। अंडरस्कोर स्वास्थ्य 8596 अंडरस्कोर मन 8596 अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 22। करीब 15 मिनट बाद दोनों आकृतियां आदित्य की तलाश में आईं। युवा मास्टर, हम परेशान हो रहे थे, हम आपको ढूंढ रहे थे। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आदित्य ने अपनी आंखें खोली और वॉटसन और एम्बर के चिंतित चेहरे देखे। वो बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगले 44 मिनट के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम दोनों का क्या सब कुछ हो गया? हाँ, हमने सभी गुंडों को मार डाला है और गिरोह के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी लूट का क्या होगा? आदित्य अपनी मेहनत की कमाई नहीं खोना चाहता। स्कॉट और अन्य लोग सब कुछ साफ कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। वॉटसन की रहस्यमयी मुस्कान देखकर आदित्य को राहत महसूस हुई। कम से कम उसके बटलर ने उसके विचारों को साझा किया। वैसे मुझे नहीं पता था कि जेसन आपसे लड़ने आया था, युवा मास्टर। मुझे लगा कि वह अराजकता का फायदा उठाकर भाग गया। मुझे यकीन है कि यह आपके लिए एक कठिन लड़ाई रही होगी। वॉटसन ने आदित्य को बारटेंडर से लड़ने देने का एकमात्र कारण वॉटसन को पता था कि युवा मास्टर में बूढ़े आदमी को मारने की शक्ति थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई और व्यक्ति लड़ाई में शामिल हो जाएगा। चिंता मत करो, मुझे इस लड़ाई से बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर से मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। आदित्य को लगा कि अगर वह काफी अनुभवी होता तो इस लड़ाई को बहुत जल्दी खत्म कर सकता था। एम्बर, तुम युवा मास्टर को महल में वापस लाने में मदद करो। मैं दूसरों की मदद करूंगा और अपनी मेहनत से कमाए मुनाफे के साथ वापस आऊंगा। आखिरी 2 शब्द सुनकर एम्बर का मुंह खुला रह गया। उसने इस स्थिति में चुप रहने और वही करने का फैसला किया जो उसे करने का आदेश दिया गया था। वॉटसन के जाने के बाद एम्बर ने आदित्य को खड़ा होने में मदद की। उसने आदित्य के दाहिने हाथ को अपने बाएं कंधे पर रखा और अपने दाहिने हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया। युवा स्वामी, क्या आप चल सकते हैं? एक पल के लिए आदित्य को लगा कि शायद उसे कोई प्रतिक्रिया हो सकती है। हालांकि एम्बर एक बॉडी कल्टीवेटर थी, लेकिन उसका शरीर बेहद कोमल था। आदित्य ने अपने दिमाग को अशुद्ध और गंदे विचारों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा किसी कारण से एम्बर का वर्तमान पत्थर इतना मोहक लग रहा था कि ये दुनिया के सबसे ठंडे दिलों को भी पिघला सकता था। अगर सारी उत्तेजनाएं पर्याप्त नहीं थी, तो आदित्य उसके शरीर की सुंदर खुशबू को सूंघ सकता था। आदित्य को लगा कि उसके शरीर की खुशबू को सूंघने से उसका शरीर गर्म हो रहा है। भगवान, ये कैसी स्थिति है? मेरा शरीर पहले से ही थका हुआ है और अब इस दुष्ट के बगल में खड़े होने से यह और भी बदतर हो रहा है। नहीं, मुझे अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। अपना ध्यान केंद्रित रखो मेरे छोटे भाई, हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए भाई। आदित्य को यह एहसास नहीं हुआ कि सभी उत्तेजनाओं के कारण उसके दिल में जो दर्द होना चाहिए था वो अब नहीं था। एम्बर के शरीर में कुछ ऐसा था जो उसके दिल में जलन को शांत कर रहा था। युवा मास्टर, मेरी एक विनती है। 10 मिनट तक चुपचाप चलने के बाद एम्बर ने अपना मुंह खोला। एम्बर एक महिला होने के नाते संवेदनशील इंद्रियां थी। वह समझ गई कि उसकी लोमड़ी रानी वंश को सक्रिय करने के बाद उसका आकर्षण एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। इन 10 मिनटों के दौरान एम्बर ने देखा कि आदित्य उत्तेजना में न पड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। आदित्य को इतना प्रयास करते देख एम्बर के मन में आदित्य के लिए सम्मान की सीमाएं बढ़ गईं। सभी जानते थे कि नर ड्रैगन में इनक्यूबस के बाद दूसरी सबसे ज्यादा सेक्स ड्राइव होती है। बस इतना है कि ड्रैगन की शक्तियों की वजह से उनकी जन्म दर बहुत कम थी। एम्बर जानती थी कि अगर आदित्य की जगह कोई और नर ड्रैगन होता तो वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करके एम्बर पर अपनी हवस थोपने की कोशिश करता। इस वजह से जब एम्बर ने देखा कि आदित्य खुद को कितनी मुश्किल से संभाल रहा है और किसी भी तरह की हवस नहीं दिखा रहा है, तो एम्बर को वाकई सम्मान का एहसास हुआ और उसके दिल में आदित्य के लिए प्रशंसा और बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि एम्बर खुलेआम अपने शरीर का इस्तेमाल दूसरे पुरुषों को लुभाने के लिए करना चाहती थी। वो उस तरह की महिला नहीं थी। वह अपने शरीर का सम्मान करती थी। वह अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही साथी चाहती थी। लेकिन अपनी लोमड़ी रानी वंश को सक्रिय करने के बाद उसका आकर्षण इस हद तक बढ़ गया कि उसकी छोटी सी हरकत भी मोह का एहसास कराती थी। जब तक ये बहुत ज्यादा न हो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। चूंकि अंबर आदित्य का भावी सेनापति था,
इसलिए उसे अपने सेनापति को कुछ विशेषाधिकार देने थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो उन्हें कुछ भी देगा। हालांकि मुझे ईद मनानी थी, लेकिन मैंने इसके बजाय दूसरा बोनस अध्याय लिखने और अपलोड करने का समय निकाला। अपने पावर स्टोन्स के साथ इस उपन्यास का समर्थन करना जारी रखें। जब तक ये बहुत ज्यादा ना हो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। चूंकि अंबर आदित्य का भावी सेनापति था, इसलिए उसे अपने सेनापति को कुछ विशेषाधिकार देने थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो उन्हें कुछ भी देगा। 1 मिनट तक हिचकिचाने के बाद एम्बर ने आखिरकार अपना मुंह खोलने का फैसला किया। युवा मास्टर, अगर किसी दिन मैं आपसे लोमड़ी की जाति को बचाने और लोमड़ी की जाति के लोगों को अपने राज्य में जगह देने के लिए कहूं, तो क्या आप मेरी विनती स्वीकार करेंगे? लगभग सभी जानवर जाति के लोग दूसरे महाद्वीप पर रहते थे। विकास और समय बीतने के साथ जानवर जाति के लोगों का एक छोटा हिस्सा बेहतर रहने की स्थिति खोजने के लिए अलग अलग महाद्वीपों में चला गया। आदित्य ने जो सुना है, उसके अनुसार जानवर जाति के लगभग 80% महाद्वीप मैदानी और चट्टानी पहाड़ थे। मैदानी इलाकों में रहने वाले जानवर जाति के लोगों की जीवन स्थिति बहुत कठोर है। भोजन ढूंढना या फसल उगाना बहुत मुश्किल है। नतीजतन जानवर मनुष्यों की उपजातियों को पालन पोषण पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके लुक से यह स्पष्ट था कि एम्बर अपने फॉक्स रेस के लोगों की मदद करने की योजना बना रही थी। जहां तक उसके परिवार और लोगों के रहने का सवाल है, आदित्य को यकीन नहीं है। फिलहाल यंग ड्रैगन ने अपने फॉक्स जनरल से उसकी पिछली कहानी के बारे में नहीं पूछने का फैसला किया। उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक वो बात करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। बेशक मेरा राज्य हर जाति के लिए खुला है और हमेशा रहेगा। मैं लोगों के साथ उनकी जाति, रंग, लिंग और सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करता। जब तक राज्य के नागरिक सभी नियमों का पालन कर सकते हैं और कड़ी मेहनत कर सकते हैं, मैं उनकी और उनके अधिकारों की रक्षा करूंगा। इस महाद्वीप पर कुछ ऐसे राज्य थे जो जानवर जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। उन राज्यों में जानवर जाति के लोगों के रहने पर प्रतिबंध था। उन राज्यों के लोग जानवर मनुष्यों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद महाराज। राहत की छोटी और सुंदर मुस्कान रात के अंधेरे में छिप गई। दुर्भाग्य से आदित्य कभी भी वो मुस्कान नहीं देख पाएगा क्योंकि वह अपनी दुनिया में केंद्रित था। युवा ड्रैगन खुद को नियंत्रित करने और नियंत्रण न खोने की पूरी कोशिश कर रहा था। किसी तरह अंबर और आदित्य दोनों महल में वापस आ गए। महाराज, क्या मैं आपको आपके शयन कक्ष में ले जाऊं? राजा आदित्य को लगा कि उन मोहक शब्दों को सुनकर उनकी हड्डियां पिघल जाएंगी। उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अंबर पर भरोसा करना बंद कर दिया। मैं आपकी मदद के बिना अपने बेडरूम में वापस जा सकता हूँ। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। राजा जल्दी से भाग गया क्योंकि वह अपने भावी जनरल को अपना इरेक्शन नहीं दिखाना चाहता था। दस्तक दस्तक। युवा मास्टर, मैं अपनी रिपोर्ट देने के लिए वापस आ गया हूँ। वॉटसन के उत्साहित स्वर से यह स्पष्ट था कि इस बार उनकी जीत बहुत बड़ी थी। अंदर आ जाओ। घर में प्रवेश करते हुए बटलर ने देखा कि महामहिम लाल पजामा पहने हुए थे और अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ किताबें पढ़ रहे थे। इन किताबों में अलग अलग हमलावर चालों की जानकारी थी। कॉनर के साथ लड़ाई के बाद आदित्य को लगा कि उसे साधना और लड़ाई की तकनीकों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़नी चाहिए। महाराज, आज की छापेमारी में हमें जो भी नकदी, तरल संपत्ति और मूल्यवान वस्तुएं मिली, उनकी गिनती करने के बाद अब हमारे पास 4918 शाही सोने के सिक्के हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा भी नहीं था। हमें जो वस्तुएं मिली उनमें उच्च गुणवत्ता वाले 15 दो सितारा हथियार भी थे। एक एकल एक सितारा हथियार की कीमत 25 सोने के सिक्कों से लेकर एक शाही थन तक थी, जबकि 2 सितारा हथियारों की कीमत 10 शाही सोने से लेकर 100 शाही सोने के सिक्कों तक थी। उच्च गुणवत्ता वाले 15 दो सितारा हथियारों का मतलब था कि इन हथियारों की कीमत लगभग 1500 सोने के सिक्के थे। वॉटसन, इन हथियारों को मत बेचो। तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 स्टार हथियार बहुत दुर्लभ है। अगर हमें कोई 2 स्टार या कोई भी उच्च स्टार वाला हथियार चाहिए तो हमें अपने पड़ोसी राज्यों से पहले से ऑर्डर करना होगा। सबसे पहले हमारे साथ भावी जनरलों को अपनी पसंद का एक हथियार लेने दे। तुम भी अपनी पसंद का एक 2 स्टार हथियार ले सकते हो, फिर बाकी को भविष्य में इस्तेमाल के लिए खजाने में रख दो। और अगर कोई तलवार है तो उसे मेरे लिए छोड़ दो। चूंकि वॉटसन और उसके 7 जनरल उसकी वर्तमान मुख्य सेनाएं थीं, इसलिए उनमें से प्रत्येक को एक 2 स्टार हथियार देना सबसे अच्छा होगा, जो उनकी लड़ने की शक्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। हमने पहले ही सभी ड्रग पैकेज जला दिए हैं, फिर बिना टैक्स चुकाए आयात की गई सभी अवैध वस्तुओं को हटा दिया है। सैनिकों की मदद से सभी शवों को शहर के बाहर जला दिया गया और जगह को साफ कर दिया गया ताकि लड़ाई का कोई निशान न रह जाए। हमें अभी भी गिरोह के नेताओं को प्रताड़ित करना है। मैं बाद में ऐसा करूंगा, शायद कल अगर मुझे समय मिले।
यंग मास्टर, बार के अंदर की तलाशी लेते समय मुझे एक दिलचस्प पत्र मिला। वॉटसन ने एक बड़े करीने से मुड़ा हुआ चौकोर आकार का कागज दिया। आदित्य ने पत्र देते समय अपने बटलर के चेहरे पर गहरे और गुस्से वाले भाव को देखा। पत्र खोलते ही आदित्य को सपने में आए व्यक्ति का नाम दिखाई दिया। दादाजी कॉर्नर, एक हफ्ते में स्टारिन किंगडम की राजधानी में बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। तब तक स्टारिन किंगडम को रयान को अपना नया शासक बना लेना चाहिए। मैंने पहले ही उससे बात कर ली है। वो एक चतुर व्यक्ति है जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है। वो अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन यह उस किंगडम की योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। इस हफ्ते वो सारा पैसा तैयार कर लें जो आपने और आपके अधीनस्थ ने कमाया है। इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार रहें। स्टारिन लैंड में अराजकता फैल जाएगी। कृपया सावधान रहें। दादाजी आमोस से, महाराज, आप क्या सोचते हैं? बटलर वॉटसन ने गंभीर स्वर में पूछा। यह मामला वाकई गंभीर था। जब स्टारिन साम्राज्य में हालात बेहतर होने लगे थे, तभी एक तूफान आ गया और आदित्य जो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहा था उसे तहस नहस कर दिया। वाटसन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जब युवा ड्रैगन ने वाटसन की आंखों में देखा तो बूढ़ा बटलर एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। फिलहाल आदित्य की आंखें लाल हो गई थीं क्योंकि उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था। इस समय आदित्य अपनी हत्या की मंशा को छिपाने की भी जहमत नहीं उठा रहा था। कोई रास्ता नहीं था। आदित्य अपने दुस्वप्न को हकीकत बनने दे रहा था। यह वह राज्य था जो बूढ़े आदमी अहमद ने दिया था। अहमद ने उसे अपना राज्य तब सौंपा जब इस दुनिया में हर कोई उससे दूर हो गया था। इस युवा ड्रैगन पर पिछले राजा का जो कर्ज है वो बहुत बड़ा है। हालांकि वो 3 साल से ये कर्तव्य निभाने में विफल रहा है। यह आदित्य, जिसका असली नाम इसहाक था, किसी को भी अपने राज्य को लेने या नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। यही वो जगह है जहां मैंने अपने जीवन के कई साल बिताए हैं। मैं इस शहर को अपना घर कहता हूं। जब मेरे जैविक गर्वित माता पिता ने मुझे सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि मैं अपने वंश को नहीं जगा पाया, तो इस शहर के राजा ने मेरा स्वागत किया और मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं घर पर हूं। जब तक मैं जीवित हूं, ये राज्य नष्ट नहीं होगा, पानी में नहीं डूबेगा। अनजाने में आदित्य ने गुस्से में अपनी मुठियां कस ली थीं। युवा स्वामी, मुझे लगता है कि आपको खुद को शांत करना चाहिए। हम इस मामले पर कल बात कर सकते हैं। बूढ़ा बटलर चाहता था कि उसका राजा पहले शांत हो जाए। अगर आदित्य अपने गुस्से को अपने फैसले पर हावी होने देगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वॉटसन। कल मैं उस कलाकृति का इस्तेमाल करूंगा। बूढ़े बटलर को यह जानकर राहत मिली कि उसका मालिक सोचने में सक्षम था और क्रोध से अंधा नहीं हुआ। हर किसी के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। शुभ रात्रि, युवा मास्टर। बटलर वॉटसन ये जानते हुए चले गए कि आदित्य इतनी जल्दी सोने नहीं जाएंगे। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर मिस, मैं तो हूं, लेकिन आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आधी रात को एक महिला काला लबादा पहने हुए और अपने चेहरे को होठ से ढके हुए चली आई। महिला को सराय में घुसने से रोक दिया गया। महिला ने उन 2 गार्डों की तरफ देखा जो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे दिखाने से प्रवेश पास मिलेगा। महिला ने एक सुनहरे रंग का सिक्का दिखाते हुए एक चंचल स्वर में कहा, जिस पर तलवार का प्रतीक बना हुआ था। यह अशुद्धता के साधक संघ की शाही मुहर थी। महिला, अब आप अंदर जा सकती है। पहरेदारों ने किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की जिसके पास अशुद्धता के साधक संघ की शाही मुहर थी। इस दुनिया में केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही यह मुहर थी। जिसके पास यह मुहर थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दस्तक दस्तक, आपको प्रवेश करने के लिए वास्तव में दस्तक देने की जरूरत नहीं है। ये गिल्ड लीडर की आवाज थी जिससे आदित्य की आज मुलाकात हुई थी। काले लबादे वाली महिला हुड उतारते हुए अंदर आई। जैसे ही हुड नीचे गिरा, उसके लंबे बैंगनी बाल नजर आने लगे। महिला सोफे पर बैठ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धन की देवी अपने पति से गुप्त रूप से मिलने आएगी। मैं उनसे मिलने अशुद्धता साधक के नेता के रूप में गया था। जूलिया जानती थी कि धन की देवी ने जो कहा वो आधा सच है और आधा झूठ। तो तुम क्या सोचते हो? क्या सोच रहे हो? मूर्ख मत बनो। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। तुम्हारा पहला प्रभाव क्या है? वो उन अफवाहों से बहुत अलग है। मुझे नहीं पता कि उसमें ये बदलाव किस वजह से आया, लेकिन ये बदलाव हम सभी के लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। सबसे बढ़कर मुझे वित्त के बारे में उनके असाधारण ज्ञान के लिए उनकी प्रशंसा करनी होगी। मैंने भी 2 दिनों में उनके द्वारा की गई सभी बातें सुनी। मुझे कहना होगा कि मैं बहुत प्रभावित हूँ। धन की देवी और कीमिया की देवी पहले भी कई बार एक दूसरे से मिल चुकी थी। दोनों लड़कियां सहेलियां थीं। इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद करती हो? जूलिया ने चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। बेवकूफ मत बनो। किसी से प्रभावित होने और उसे पसंद करने में बहुत अंतर है।
जूलिया ने बस अपने कंधे उचका दिए और विषय पर बात नहीं की। तुम्हारा क्या? तुम पिछले 2 सालों से उसके जीवन के बारे में गुप्त रूप से सोच रही हो। तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? धन की देवी ने जूलिया की आंखों में देखा। 3 दिन पहले तक सब कुछ वैसा ही था। उस दिन जब मैं और वॉटसन डिनर कर रहे थे तो वह हमारे साथ खाना खाने आया। ये पहली बार था जब हमने साथ में खाना खाया। बातचीत के दौरान हमें पता चला कि वह अपने वंश को जगाने में कामयाब हो गया है। उस दिन से आदित्य एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया। 1 मिनट रुको, क्या उसने वाकई अपने वंश को जगाया है? जब मैं उससे मिला तो मुझे उसके शरीर में दूसरे दर्जे के बराबर सघन मान का एहसास हुआ। मैंने गलती से मान लिया कि उसने आपकी मदद से साधना का कोई तरीका खोज लिया है। जूलिया ने गिल्ड लीडर के हैरान चेहरे को देखकर ठहाका लगाया। मेरा विश्वास करो, जब मुझे उसके वंश के बारे में पता चला तो मेरी भी यही प्रतिक्रिया हुई थी। तो उसका रक्त संबंधी नाम क्या है? इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन। सिर्फ 4 शब्द ही धन की देवी को एक और झटका देने के लिए काफी थे, लेकिन एक पल के बाद गिल्ड लीडर शांत हो गया। ऐसी नजर क्यों है? जूलिया ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वह आने वाले अंधकार के बारे में जानता है जो इस राज्य को डुबो देगा। वर्षों तक कमजोर रहने के बाद राज्य की शक्ति कम हो गई है। पड़ोसी राज्य आदित्य पर नजर रखे हुए हैं और हमला करने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आदित्य बिना सेना के आक्रमण का सामना कर सकता है। तो आप इस राज्य में अपनी शाखा क्यों स्थापित करना चाहते थे? हाँ, हालांकि मैं आदित्य की सीधे मदद नहीं कर सकती क्योंकि कोई नहीं जानता कि मैं धन की देवी हूँ। अपनी पहचान उजागर किए बिना मैं उसे कुछ समय दे सकती हूँ, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं होगा। जूलिया को अंदर ही अंदर थोड़ा दुख हुआ। उसने अपने चेहरे पर इसे जाहिर न करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि राज्य पानी में डूब जाए। ठीक उस समय जब वह अपने सुनहरे दौर में प्रवेश करने वाला था, उसने और वॉटसन ने आदित्य द्वारा अपने राज्य के भविष्य की योजना बनाने में बिताए अनगिनत घंटे देखे हैं। मैं समझ गया। वैसे क्या तुम सच में युद्ध की देवी से मिले थे? मैंने किया। वो वर्तमान में दूसरे राज्य के साथ युद्ध में है। इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों तक उससे संपर्क करना असंभव होगा। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। आधी रात को जब महल में सब सो रहे थे, एक व्यक्ति था जो लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता, उस बुरे सपने की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम जाती। उस पत्र को पढ़ने के बाद आदित्य अपने दिल की बेचैनी से बाहर नहीं निकल पाया। उसे लगा कि समय खत्म हो रहा है। ये लाइब्रेरी होनी चाहिए। हाथ में मोमबत्ती लेकर महल की लाइब्रेरी में घुसते हुए आदित्य ने देखा कि पूरी लाइब्रेरी धूल जमा कर रही थी और मकड़ियों का घर बन गई थी। हर जगह मकड़ी के जाले थे। मुझे किसी को पुस्तकालय साफ करने के लिए कहना चाहिए। फिर वो बिना किसी उद्देश्य के पुस्तकालय में संरक्षित सभी पुस्तकों को देखने लगा। कुछ किताबें इस्तारिन साम्राज्य जितनी पुरानी थीं। पुस्तकालय की सभी किताबें रून जादू से मंत्रमुग्ध थीं। रून जादू ने पुस्तकों को संरक्षित रखा। पुस्तकालय बहुत बड़ा था। इसका आकार लगभग 50 मीटर था। पुस्तकालय की ऊंचाई लगभग 29 मीटर थी। विशाल पुस्तक अलमारियां 29 मीटर तक पहुंच गईं और उनमें अनगिनत पुस्तकें थीं जिन्हें इस्तारिन राजाओं की सभी पिछली पीढ़ियों द्वारा एकत्र किया गया था। पुस्तकालय कुछ इस तरह दिखता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पुस्तकालय इस्तारिन राजा का मुख्य खजाना माना जाता है। इस पुस्तकालय को पहले इस्तारिन राजा ने बनाया था। ये पुस्तकालय इस्तारिन साम्राज्य जितना पुराना है। इस्तारिन इतिहास की एक निश्चित अवधि के दौरान उस समय के इस्तारिन राजा ने 3 संप्रदायों को नष्ट कर दिया और उनके द्वारा किए गए कुछ अपराधों के कारण उनका खजाना छीन लिया। उन 3 संप्रदायों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी युद्ध तकनीकें भी इस पुस्तकालय में रखी गई थीं। आदित्य का लक्ष्य अपने उपयोग के लिए एक शक्तिशाली कौशल खोजना था। इस दुनिया में साधकों की तरह ही कौशल भी 2 भागों में विभाजित थे। शरीर साधकों के लिए युद्ध तकनीक सबसे प्रभावी थी क्योंकि वे तात्विक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे, जबकि जादुई साधक अपनी प्राकृतिक आत्मीयता के आधार पर मंत्रों का उपयोग करते हैं। एक जादुई साधक युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता है, जबकि एक शरीर साधक उन कौशलों का उपयोग नहीं कर सकता है जो जादुई साधकों के लिए थे। हालांकि तीसरे प्रकार के साधक भी थे जो शरीर और जादुई साधना दोनों करते थे, लेकिन उन साधकों की भी एक सीमा थी। चूंकि उन्हें दोनों रास्तों पर साधना करनी थी, इसलिए उनकी साधना की गति एक औसत साधक की तुलना में बहुत धीमी थी। आदित्य को खेती करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लेवल बढ़ाने से उसे दोनों खेती पथ शक्तियां मिल रही थीं। जैसे जैसे वह स्तरों पर आगे बढ़ता गया, उसका शरीर मजबूत होता गया और उसका मान भंडार भी बढ़ता गया। इस दुनिया में हर किसी से अलग वह बिना किसी सीमा के दोनों पथ तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता है। यह क्या है? 19 मिनट की खोज के बाद आदित्य को एक किताब मिली जो धूल से ढकी हुई थी और एक कोने में पड़ी हुई थी।
किताब का कवर काले रंग का था और उसके ऊपर ऑरा ऑफ सोल फायर लिखा हुआ था। इस पुस्तक का नाम वाकई दिलचस्प है। उत्सुकतावश उसने आत्मा की अग्नि की आभा का वर्णन पढ़ने का निश्चय किया। आत्मा अग्नि की आभा विवरण एक विशेष प्रकार का कौशल जिसे शरीर और जादुई पथ साधक दोनों सीख सकते हैं। इस कौशल को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कौशल अपने आप में एक निष्क्रिय कौशल है जो एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद उपयोगकर्ता के आंकड़ों को बढ़ाएगा। फंक्शन चूंकि यह कौशल एक निष्क्रिय कौशल है, इसलिए उपयोगकर्ता को इस कौशल को सक्रिय करने के लिए कोई मैना खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये कौशल मेजबान द्वारा मारे गए दुश्मन की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा इकट्ठा करके काम करता है। जब उपयोगकर्ता द्वारा एक निश्चित मात्रा में आत्मा ऊर्जा एकत्र की जाती है, तो ये कौशल अस्थायी अवधि के लिए उपयोगकर्ता के आंकड़ों को 40% तक बढ़ा देगा। उपयोगकर्ता के आंकड़ों में वृद्धि 10 मिनट के बाद गायब हो जाएगी। नोट: ये कौशल पूरी तरह से निष्क्रिय है। इस कौशल की सक्रियता का निर्णय उपयोगकर्ता द्वारा नहीं लिया जा सकता है। यह एक अच्छा कौशल है, मैं इसे सीखूंगा। तुरंत सीखने और अनुकूलन के साथ आदित्य की संपीड़न गति औसत मानव की तुलना में 25 गुना अधिक थी। कुछ ही घंटों में वह इस कौशल को सीखने में कामयाब हो गया। आदित्य किताबें पढ़ने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि पूरी रात कब बीत गई। सभी गुलाम, जिनमें 7 भावी सेनापति भी शामिल थे, सुबह बहुत जल्दी उठ गए। उठने के बाद सभी नहा धोकर ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हुए। सब लोग, हम महल के चारों ओर जॉगिंग से शुरुआत करेंगे। कल जूलिया द्वारा तैयार की गई गोली की बदौलत लगभग हर गुलाम में कुछ न कुछ बदलाव आया था। उनके शरीर अब पहले से ज्यादा ऊर्जावान थे। साधारण कपड़े पहने सभी लोग दौड़ने लगे। जनरल आगे की ओर दौड़े जबकि हेनरी पीछे था। वो जानबूझकर पीछे रहा ताकि देख सके कि कोई भर्ती प्रशिक्षण छोड़ तो नहीं रहा है। आगे की ओर दौड़ते समय अन्य 5 जनरलों ने कभी कभी एम्बर की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? एम्बर ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। दूसरों के विपरीत एम्बर के मन हृदय की मरम्मत हो चुकी है। 1 सप्ताह के भीतर उसे यकीन था कि वह अपनी दूसरी क्रम की साधना को पुनः प्राप्त कर लेगी। एम्बर और तेज भाग सकती थी, लेकिन उसने सबके साथ भागना चुना। कल महामहिम ने हमें बताया था कि उनके पास हमारे अपंग मन हृदय की मरम्मत का एक तरीका है। अब आपके अपंग मन हृदय को देखकर हम सोच रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। स्कॉट ने सभी की ओर से बात की। चिंता मत करो, लेडी जूलिया के अनुसार सामग्री आज ही आ जानी चाहिए। जैसे ही सामग्री आएगी, लेडी जूलिया आपको एक छोटी सी सर्जरी के लिए बुला लेंगी। वैसे मिस एम्बर के शरीर का क्या हुआ? अब आप बहुत सुंदर लग रही हैं। एलेनो, एक महिला होने के नाते, इस बात को लेकर उत्सुक थी कि एम्बर अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जब मेरा मैना हॉट रिपेयर हुआ, तो कुछ किस्मत से मैं अपनी रॉयल फॉक्स क्वीन वंश को जगाने में कामयाब रही। अपने वंश के जागने के साथ न केवल उसके आकर्षण बल्कि उसके शारीरिक आंकड़े भी बहुत बेहतर हो गए हैं। उसका वर्तमान मैना पीक फर्स्ट ऑर्डर पर था। 1 मिनट रुको, क्या तुमने वाकई अपनी रॉयल फॉक्स क्वीन वंश परंपरा को जगाया है? दूसरों के विपरीत जोश एक जानवर आदमी था और रॉयल फॉक्स क्वीन वंश परंपरा के बारे में अधिक जानता था। अन्य कुलों या जनजातियों के विपरीत फॉक्स जनजाति उन जनजातियों में से एक थी जहां एक लोमड़ी महिला शासक थी। कोई भी लोमड़ी महिला अपनी लोमड़ी रानी वंश परंपरा को जगा नहीं सकती। केवल शाही परिवार के वंशज ही रॉयल फॉक्स क्वीन वंश परंपरा को जगा सकते हैं। तो फिर तुम सच में शाही परिवार की वंशज हो? जोश ने चौंकते हुए पूछा। एम्बर ने बिना ज्यादा परवाह किए अपना सिर थोड़ा हिलाया। हम किस शाही परिवार की बात कर रहे हैं? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर सभी लोग लगभग गिर पड़े जब उन्होंने देखा कि उनका राजा उनके साथ दौड़ रहा है। महाराज, आप यहाँ कब आए? कुछ समय पहले। मैं तब आया था जब आप लोग एम्बर के मन हॉट के बारे में बात कर रहे थे, आदित्य ने जवाब दिया। पूरी रात पढ़ाई करने के बाद उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया था, इसलिए उसे लगा कि कुछ ट्रेनिंग करना बेहतर होगा। इससे उसे अपना दिमाग साफ करने में भी मदद मिलेगी। बहुत समय पहले चंद्र महाद्वीप में, जिसे जानवर मानव महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, एक साम्राज्य था जिस पर लोमड़ी जाति के लोगों का शासन था। हमारी जनजाति में प्रचलित किंवदंती के अनुसार उस साम्राज्य की महारानी का एक रॉयल फॉक्स क्वीन वंश था। हालांकि कोई नहीं जानता कि एक शक्तिशाली साम्राज्य कैसे ढह गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कई लोमड़ी जनजातियों के पास रॉयल फॉक्स वंश के वंशज हैं। अनगिनत पीढ़ियों के बाद मूल वंश ने अपनी शुद्धता खो दी। इस प्रकार वंश को जगाना लगभग असंभव हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे इस चंद्र महाद्वीप पर जाना होगा। आदित्य और भी जानवर मनुष्यों से मिलना चाहता था। उनका जीवन जीने का तरीका इंसानों से बिल्कुल अलग था।
जानवर जाति के लोग हजारों छोटी छोटी जनजातियों में बंटे हुए थे। दूसरी जातियों से अलग जानवर जाति के लोग बहुत ईमानदार और सीधे सादे होते हैं। जानवर जाति में कोई राजनीति नहीं होती। सबसे ताकतवर व्यक्ति जनजाति का नेता बन जाता है, जबकि दूसरे लोग उनके नेता का अनुसरण करते हैं। इंसानों और दूसरी जातियों की दुष्ट प्रकृति के कारण जानवर जाति के लोग अपने महाद्वीप पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का स्वागत नहीं करते। 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद, जिसमें आदित्य को पसीना भी नहीं आया, उसने स्नान किया और सबके साथ नाश्ते में शामिल हो गया। नाश्ते के बाद मीटिंग का समय हो गया। एक बड़े से हॉल में, जिस पर आलीशान लाल और सफेद कालीन बिछा हुआ था, हॉल के अंत में एक सुनहरा सिंहासन था। सीढ़ियां चढ़ते हुए आदित्य सिंहासन के पास पहुंचा। पहली बार वो गंभीर भाव से सिंहासन पर बैठा। कालीन के दोनों ओर सफेद फूल रखे गए थे। सिंहासन के पीछे दीवार पर इस्तारिन साम्राज्य का झंडा लगभग 2 मीटर ऊपर लगा हुआ था। झंडा लाल रंग का था और बीच में अर्धचंद्र का प्रतीक था। सिंहासन से 7 मीटर दूर जूलिया, वॉटसन, अंबर और अन्य 6 सेनापति आदित्य को देखते हुए खड़े थे। महाराज, कलाकृति उपयोग के लिए तैयार है। वॉटसन ने आदित्य को संबोधित करने का अपना तरीका बदल दिया। उसने एक अर्धचंद्राकार काली बाली निकाली और उसे अपने दाहिने कान में पहना। सुप्रभात राजा आदित्य, मुझे लगता है कि यह हमारी पहली बार बैठक है। हालांकि आप केवल हमारी आवाजें सुन सकते हैं। मेरा नाम माविन सरलिस है। मैं सरलिस कुलीन परिवार का मुखिया हूं, जिसने एक बार इस्तारिन साम्राज्य की हमेशा सेवा करने की शपथ ली है। मैं व्रेन शहर का गवर्नर हूं। हॉल में मौजूद हर कोई एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज सुन पा रहा था। उसका स्वर न तो धीमा था और न ही बहुत तेज। उसकी गहरी आवाज अधिकारपूर्ण थी। सभी ने देखा कि सरलिस घराने के ड्यूक ने अपने राजा को कैसे संबोधित किया। मेरे पास ड्यूक सरलिस जैसा मरीज नहीं है, इसलिए मैं इसे जल्दी ही समाप्त करूंगा। मैं ड्यूक हूं और जराका शहर का शासक भी। मेरा नाम रयान ईस्टगार्ड है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आपने हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कलाकृति का उपयोग करके ये बैठक क्यों बुलाई। बाहें सिकोड़ने के बजाय आदित्य ने अजीब तरह से मुस्कुराया और सुना। मैं और मेरा ईस्टगार्ड कुलीन घराना शराब के आदि व्यक्ति को सेवा नहीं देगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं सीधे तौर पर बता दूं, मैं, जिसे पहले ड्यूक ईस्टगार्ड के नाम से जाना जाता था, इस्तारिन साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। जराका शहर और आसपास का इलाका मेरे नियंत्रण में रहेगा। वॉटसन ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली। ड्यूक ईस्टगार्ड में राजा के सामने ये शब्द कहने की हिम्मत थी। सिर्फ वॉटसन ही नहीं, एम्बर, स्कॉट, जोश, नाथन, हेनरी, एलेनो, टायलर और जूलिया सभी गुस्से में दिख रहे थे। राजा आदित्य, मैं ड्यूक ईस्टगार्ड जैसी ही भावनाओं को साझा करता हूं। आप 3 साल पहले राजा बने थे। एक बार भी आपने अपने राज्य के ड्यूक से मिलने की जहमत नहीं उठाई। यह अपने आप में हमारे चेहरे पर तमाचा था। आपने इस राज्य की संपत्ति को पार्टी करने और शराब पीने में बर्बाद कर दिया। आपकी लापरवाही के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था गिर गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी है। आम लोग अपने दैनिक भोजन का खर्च भी नहीं उठा पा रहे हैं। राज्य के प्रति आपकी लापरवाही के कारण लाखों लोगों को कष्ट सहना पड़ा है। क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि लगातार बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण कितने लोगों को इस राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? आपके शासन में इस राज्य में अपराध दर में तेजी से वृद्धि हुई है। आपकी प्रतिष्ठा ने इस राज्य के नाम को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब जब भी हमारे राज्य का नाम किसी विदेशी के सामने आता है तो वे केवल हंसते हैं और इस्तारिन नाम को अपमानित करते हैं। हमारा राज्य 3 सितारा राज्य हुआ करता था। हमारे पास हमारे पड़ोसी राज्यों के समान ही सैन्य शक्ति हुआ करती थी। आपके सिंहासन पर बैठने के बाद आपने सेना को बर्खास्त कर दिया। आपकी लापरवाही के कारण सभी सैनिकों ने अपनी नौकरी खो दी, जिससे हमारी सैन्य शक्ति कम हो गई। अब यदि आप हमारे दोनों समर्थकों को खो देते हैं तो ये राज्य एक सितारा राज्य से भी कमजोर हो जाएगा। यदि ड्यूक ईस्टगार्ड और मैं 2 राज्यों से छोटी हमलावर सेनाओं को नहीं रोक रहे होते तो अब तक ये पूरा राज्य गिर चुका होता। आदित्य ने नीचे देखते हुए अपनी मुठियां कस ली। वो लोगों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार था। उसकी वजह से राज्य ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी। उसकी वजह से इस राज्य में खाद्य भंडारण की समस्याएं थीं। यह उसकी लापरवाही ही थी कि इस राज्य में अपराध तेजी से बढ़े। ड्यूक सरलिस के हर शब्द आदित्य के दिल पर चोट करते थे। शुरू से ही आदित्य भी जानता था और हमेशा इस बात का दोषी था कि वह इस राज्य के साथ क्या कर रहा है। जब इसहाक ने आदित्य के शरीर को बाहर निकाला तो अपराधबोध, दुख और अवसाद की सारी भावनाएं वर्तमान आदित्य में भी चली गईं। पहले वाला आदित्य शराब में डूबकर इस संसार से भाग जाना चाहता था, जबकि यह आदित्य धीरे धीरे अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता था और इस राज्य को वापस इसकी मूल स्थिति में लाना चाहता था। हम
उसे ये सब बताने का क्या फायदा? ऐसा नहीं है कि उसे इसकी परवाह है। उसने मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई थी ताकि टैक्स मांग सके क्योंकि उसके पास शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ड्यूक रयान, ये सच है कि पहले मैं नशे का आदी था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और उनकी मीटिंग बुलाने का मेरा कारण बिल्कुल अलग है। चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, मैं राजा हूँ और मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। योजक चिन्ह। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। ड्यूक रयान, ये सच है कि पहले मैं नशेड़ी था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और उनकी मीटिंग बुलाने का मेरा कारण बिल्कुल अलग है। चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, मैं राजा हूँ और मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। आदित्य के शब्दों का अंतिम भाग दोनों ड्यूक्स के लिए एक अप्रत्यक्ष धमकी थी। वह कह रहा था कि अगर दो ड्यूक्स ने समर्पण नहीं किया तो उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। यह आपका राज्य था, यह आपका राज्य है, लेकिन थोड़े समय में यह आपका राज्य नहीं रहेगा। ड्रैगन होने से आपको जीवन में हर जगह विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। आप योग्य नहीं हैं। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि उस बूढ़े ने आपको अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। मुझे आप में कुछ खास बात नहीं दिखती। ड्यूक सर्लिस को भी लगता है कि आप राजा बनने के लायक नहीं है। मैं आपको एक मौका दूंगा। आप आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? मैं वादा करता हूं कि मैं आपको भागने दूंगा। शायद आप दुनिया के किसी अन्य हिस्से में एक नया जीवन शुरू कर सके। इस बिंदु पर ड्यूक ईस्टगार्ड आदित्य का मजाक उड़ा रहा था और उसे खुले तौर पर अपमानित कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि आदित्य नाराज नहीं दिख रहा था। इसके बजाय यह वॉटसन और अन्य थे जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। आदित्य ने अपना संयम नहीं खोया। वो यहाँ अपना संयम नहीं खो सकता और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता। गलती तो गलती ही होती है। दूध के गिर जाने पर रोने से कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय समस्याओं को हल करने का कोई तरीका सोचना सबसे अच्छा होगा। ड्यूक ईस्टगार्ड, मैं मानता हूं कि आप मेरे खिलाफ खड़े होने के लिए दृढ़ हैं। सिर्फ तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने हाथों से मार डालना भी। ये युद्ध है। चूंकि तुम दोनों युद्ध शुरू करने जा रहे हो, इसलिए सर्लिस का घराना इस निरर्थक लड़ाई में शामिल नहीं होगा। मुझे सीमाओं की रक्षा करनी है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि सर्लिस का घराना ईस्टगार्ड के घराने की निंदा नहीं कर रहा है। मैं राजा आदित्य से भी उतना ही निराश हूं। मेरी राय में तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ड्यूक ईस्टगार्ड, कल मैं अपने जनरलों के साथ जराका शहर के घर पर हमला करूंगा। क्या युवा मास्टर आदित्य, तुम नहीं कर सकते? सबको अनदेखा करते हुए आदित्य आगे बोला, तुम्हारी सेना को हराने के बाद मैं तुम्हारे शहर में घुसूंगा और भीड़ के सामने तुम्हारा सिर काटकर शहर की दीवारों पर लगा दूंगा। सदमा, मौन। ड्यूक सर्लिस को भी युवा ड्रैगन के मुंह से इस तरह के साहसिक शब्दों की उम्मीद नहीं थी। हॉल में खड़े सभी लोग चुप हो गए। वॉटसन, एम्बर, जूलिया और अन्य लोग पूरी तरह से हैरान थे। ड्यूक ईस्टगार्ड और उसके हजारों सैनिकों जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करने के लिए केवल 7 प्रथम क्रम बॉडी कल्टीवेटर के साथ जाना आत्महत्या करने से अलग नहीं था। इस समय सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य ऐसी पागलपन भरी बात कहकर क्या सोच रहा था। ये तो पागलपन था। कोई मूर्ख भी 10,000 से अधिक सैनिकों वाली सेना के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। 3 मिनट की चुप्पी के बाद ड्यूक ईस्टगार्ड अपनी हंसी को और नहीं रोक पाए। हा, चूंकि आपने ये शब्द कहने की हिम्मत की है, इसलिए मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। कल मैं पूर्वी गेट के सामने 5,000 सैनिकों को तैनात करूंगा। आइए देखें कि क्या आप वास्तव में अपना रास्ता बना सकते हैं। ऐसा कहकर रयान ड्यूक सर्लिस और आदित्य को छोड़कर बैठक से बाहर निकल गया। अंबर और अन्य 6 सेनापति दृढ़ निश्चय के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे। चूंकि आदित्य ने उन्हें जीवनदान दिया था, इसलिए वे मृत्यु तक अपने राजा का अनुसरण करेंगे। कल या तो मृत्यु होगी या विजय। फिर 5 मिनट की चुप्पी के बाद ड्यूक सर्लिस ने आह भरते हुए पूछा, महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं? इस बार सबने देखा कि ड्यूक सर्लिस ने आदित्य को कैसे संबोधित किया। ड्यूक सर्लिस, क्या आप भी ड्यूक ईस्टगार्ड की तरह विद्रोह करने जा रहे हैं? जवाब देने के बजाय उसने वापस पूछा। मैं अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने की कभी योजना नहीं बना रहा था। मैंने इस भूमि की रक्षा करने की शपथ ली थी, और हम सर्लिस कुलीन घराने किसी भी चीज से ज्यादा वादे को महत्व देते हैं। मैं इस भूमि के लिए अपनी जान देने में संकोच नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको राजा के रूप में मान्यता देता हूं। अगर तुम मेरी मान्यता पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति साबित करनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस राज्य के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हो। मैं समझ गया। काश ड्यूक ईस्टगार्ड आपके जैसा व्यक्ति होता। हालांकि मैं खून बहाना नहीं चाहता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरों को मारना नहीं जानता। ड्यूक ईस्टगार्ड,
अगर आप कल जराका शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या मैं आपकी मान्यता प्राप्त करूंगा? कोई नहीं जानता था कि आदित्य 5000 सैनिकों की सेना को कैसे मारेगा। प्रत्येक सेना में प्रथम श्रेणी की शक्ति होगी, यहां तक कि ड्यूक सरलिस भी कोई तरीका नहीं सोच सकता। 1 मिनट की चुप्पी के बाद ड्यूक सरलिस ने जवाब दिया, यदि महाराज बच जाते हैं और जराका शहर पर कब्जा कर लेते हैं तो सरलिस का घराना आपके प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेगा। ड्यूक सरलिस, मुझे ये स्पष्ट करने दे, मुझे आपके घर की वफादारी नहीं चाहिए, मुझे आपकी मान्यता चाहिए। ड्यूक सरलिस उन महान लोगों में से एक थे जिन्होंने 39 वर्षों तक इस्टारिन साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने में कामयाबी हासिल की। उनकी शक्ति के तहत नेपोका साम्राज्य का कोई भी आक्रमणकारी इस्टारिन सीमा में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ। जबकि ईस्टगार्ड के घराने ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों से करों के रूप में लूटपाट की, सरलिस के घराने ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे राज्य के नियमों का उल्लंघन हुआ हो। हालांकि ड्यूक सरलिस ने सालों तक कर का भुगतान नहीं किया, लेकिन आदित्य को लगता है कि कर का भुगतान न करने का कारण अतीत में आदित्य का पागलों की तरह पैसा खर्च करना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीत के अभिलेखों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सरलिस का घराना हमेशा ईस्टगार्ड के घराने से ज्यादा वफादार रहा है। अतीत के सभी राजाओं ने ईस्टगार्ड के घराने की तुलना में सरलिस के घराने को बहुत महत्व दिया। वफादारी सरलिस परिवार के खून में थी। महाराज, मुझे नहीं पता कि आप बिना किसी मदद के 5000 सैनिकों की सेना को कैसे हराएंगे, लेकिन अगर आप बचने में कामयाब हो गए तो मैं खुद राजधानी आऊंगा और इस राज्य के भविष्य के बारे में आपसे बात करूंगा। ये सरलू का आदित्य को ये बताने का तरीका था कि ड्यूक राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उसकी योजना जानना चाहता है। तो फिर बेहतर होगा कि आप परसों के लिए अपना कार्यक्रम तय कर लें। हा, महाराज के स्वर से मुझे आत्मविश्वास का एहसास हो रहा है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मुझे महाराज से मिलने का मौका मिलेगा। ड्यूक सरलिस जितना अधिक राजा से बात करता गया उतना ही वो उसे पसंद करने लगा। इस मुलाकात की शुरुआत में ड्यूक सरलिस को आदित्य के बारे में बुरा लगा, लेकिन जैसे जैसे मुलाकात आगे बढ़ी ड्यूक सरलिस को आदित्य पसंद आने लगा। ड्यूक को इस युवक की मानसिकता पसंद आई। उसने दुश्मन का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाई थी, ये जानते हुए कि उसके हारने की संभावना 99.9% थी। कुर्सी पर बैठे ड्यूक सरलिस ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाया। मैं प्रभावित हूँ। जब मैं महामहिम की उम्र का था तब भी मुझ में अकेले 5000 सैनिकों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मुझसे मिले बिना ही आपने मेरी मान्यता प्राप्त कर ली है महामहिम। इस राज्य को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपकी तरह महत्वाकांक्षी और साहसी हो। मैं किसी को भी महामहिम को मारने नहीं दे सकता। हकू, आपका आदेश महाराज। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या करना है। हकू ने बस अपना सिर हिलाया और गायब हो गया। दृश्य परिवर्तन। तुम क्या सोच रहे हो? तुम अकेले 5000 की सेना का सामना नहीं कर सकते। जूलिया गुस्से में आदित्य के पास गई। उसने उसकी शर्ट पकड़ी और बहुत गुस्से से देखा। ये पहली बार था जब आदित्य ने जूलिया को अपना संयम खोते देखा था। मैं नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ जनरल है। आदित्य जानता था कि इस स्थिति में कोई भी जूलिया और अन्य लोगों की तरह ही प्रतिक्रिया करेगा। महाराज, भले ही आपके पास एक सेकंड ऑर्डर के सैनिक को भी मारने की शक्ति हो, लेकिन 5000 प्रशिक्षित सैनिकों से मुकाबला करना आत्महत्या के समान है। अगर आप उन्हें बिना किसी हथियार के भी मार देते हैं तो भी युद्ध का परिणाम नहीं बदलेगा। सुनो सब लोग, मुझे पता है कि मैंने जो कहा है वह पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन मैं वहां मरने नहीं जा रहा हूं। मेरे पास एक बैकअप प्लान है। कुछ भी गलत नहीं होगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। युवा मास्टर, यह पागलपन है। ये बहुत खतरनाक है। वॉटसन, क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? ड्यूक सरलिस की मदद के बिना हम राजधानी की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए मेरी योजना का पालन करना बेहतर है। किसी तरह सबको शांत करने के बाद जूलिया ने स्कॉट, टायलर, जोश, नाथन, एलेनो और हेनरी के अपंग हृदय की मरम्मत शुरू की। अब उन सभी ने अपनी खेती का एक हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया था। उन्हें अपनी खोई हुई खेती को पुनः प्राप्त करने में 2 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है। शेष दिन उनमें से 7 ने अपना समय दासों को प्रशिक्षित करने में बिताया, जिन्हें अब रंगरूट कहा जाता है। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ चमकने लगा। आदित्य और उनके 7 सेनापति महल से बाहर निकल गए। सुबह सुबह शहर की सड़कें खाली थीं। हर कोई अभी भी सो रहा था। घोड़े पर सवार होकर राजा और उनके 7 सेनापति राजधानी से बाहर निकल गए। वॉटसन, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। जूलिया ने कांच की खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। महिला, आपको बस अच्छी खबर का इंतजार करना चाहिए। महामहिम को कुछ नहीं होने वाला है। वॉटसन ने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया।
सिर्फ वॉटसन ही जानता था कि आज कौन सी धरती हिला देने वाली घटना होने वाली है। अगला अध्याय आ रहा है। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। जैन, वो मूर्ख राजा आज आने वाला है। 5000 सैनिकों का उपयोग करके उसे कुचल देना सुनिश्चित करें। मेरे पास उस मूर्ख के साथ खेलने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आज जुलेक्स साम्राज्य का प्रधानमंत्री आने वाला है, इसलिए उस मूर्ख राजा का ख्याल रखना और आज उसकी कहानी खत्म कर देना। मैं कोई अनावश्यक नाटक नहीं चाहता। मैं समझता हूँ। जैन पूरी कोशिश कर रहा था कि वह कोई गुस्सा न दिखाए। अंदर ही अंदर वह इतना गुस्से में था कि वह अपने नंगे हाथों से उस आदमी का सिर फोड़ देना चाहता था। जैन ने ड्यूक रयान के आदेशानुसार काम किया। उसने शहर के गेट के सामने 5000 सैनिक तैनात कर दिए। आज जराका शहर का पूर्वी प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया था क्योंकि लड़ाई किसी भी समय शुरू हो सकती थी। दीवार के ऊपर खड़े होकर जैन का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वो लंबे समय से प्रतीक्षित युद्ध के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। आज कई शक्तिशाली हस्तियों की नजर इस युद्ध पर थी। उन लोगों में धन की देवी हकू, कमांडर ड्यूक सर्लिस और इस महाद्वीप के कुछ अन्य शक्तिशाली व्यक्ति शामिल थे। आज इतिहास रचा जाएगा। जैन ने 5000 सैनिकों की ओर देखा। ये वे सैनिक हैं जिन्होंने ड्यूक ईस्टगार्ड के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली है। ये सैनिक किसी भी निर्दोष को मारने में संकोच नहीं करेंगे। जैन विशेष रूप से उन्हें महामहिम का सामना करने के लिए चुने। जब ड्यूक ईस्टगार्ड जुलेक्स राजवंश के प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, तब आदित्य का सामना करने के लिए तैयार 5000 सैनिक उत्सुकता से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी दुनिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ सांसों की आवाजें ही सुनाई दे रही है। सैनिकों को पंक्तिबद्ध होकर खड़े हुए 3 घंटे हो चुके हैं और वे दुश्मन के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। दुश्मन कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंतजार करते करते थक गया हूं। हम 3 घंटे से दोपहर की धूप में खड़े हैं। आज 5000 सैनिक विशेष रूप से बहुत उत्साहित और ऊर्जावान दिख रहे थे। उनके उत्साह का कारण सरल था। यह अफवाह थी कि जो कोई भी राजा आदित्य पर अंतिम प्रहार करेगा, उसे ड्यूक ईस्टगार्ड से विशेष पुरस्कार मिलेगा। आदित्य द्वारा 5000 को हराने का विचार उनके दिमाग में कभी नहीं आया। सभी सैनिक इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि वे अंतिम प्रहार कैसे करेंगे और पुरस्कार कैसे प्राप्त करेंगे। क्या आपको लगता है कि हमें वाकई इस्तारिन साम्राज्य के राजा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? सैनिकों में से एक को झिझक महसूस हुई। उसका परिवार राजधानी में रहता था और राजा के संरक्षण में था। उसे लगा कि राजा के खिलाफ खड़े होकर वह अपने परिवार और मातृभूमि के साथ विश्वासघात कर रहा है। बेशक हमें ऐसा करना चाहिए। ड्यूक ईस्टगार्ड द्वारा राजधानी पर कब्जा करने के बाद हम सभी को मौजूदा राजा द्वारा दिए जाने वाले लाभों से कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरे सैनिक ने जवाब दिया। सभी 5000 सैनिकों को ड्यूक ईस्टगार्ड ने व्यक्तिगत रूप से चुना था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके सैनिक किसी भी स्थिति में उसके साथ रहें और उसे धोखा न दें। सूरज उनके सिर के ठीक ऊपर था। पूर्वी दीवारों के बाहर 8 किलोमीटर घास की जमीन थी। ड्यूक अक्सर अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस विशाल खुले मैदान का इस्तेमाल करते थे। ड्यूक सर्लिस के विपरीत ड्यूक ईस्टगार्ड ने सेना को अधिक प्राथमिकता दी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ड्यूक सर्लिस की सैन्य शक्ति ड्यूक ईस्टगार्ड की तुलना में कमजोर है। दोनों ही सदनों का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना है। जबकि ईस्टगार्ड के सदन ने मात्रा पर ध्यान केंद्रित किया, सर्लिस के सदन ने गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। सर्लिस के सैनिक रयान के अधीन सैनिकों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और अनुभवी थे। अरे, आकाश में ये क्या चीज है? कहाँ? आपके ठीक ऊपर? आसमान की तरफ देखने वाले हर व्यक्ति ने कुछ ऐसा देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। एक बड़ी छाया ने सूरज को ढक लिया था। एक पल के लिए सभी को ऐसा लगा जैसे सूरज छाया में समा गया हो। लेकिन कुछ सेकंड के बाद एक गहरा लाल प्रकाश दिखाई देने लगा। गहरा लाल प्रकाश इतना तीव्र और चमकीला था कि सूरज की रोशनी की जगह लाल प्रकाश ने ले ली। जराका शहर के आसपास या आसपास के किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को देखा। शहर के लोगों ने भी इस अचानक बदलाव को देखा। एक पल के लिए सभी घबरा गए। कुछ सेकंड बीतने के बाद सभी को एहसास हुआ कि जो एक बार लाल छाया की तरह लग रहा था, जो सूरज को निगलने की धमकी दे रहा था, वह वास्तव में एक गहरे लाल रंग की लौ थी। गहरे लाल रंग की लौ किसी उल्कापिंड की तरह लग रही थी जो पूरे शहर को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या ये सब कुछ का अंत है? मुझे लगता है कि ये देवताओं का क्रोध है। अब क्या करें? एड्स बाय पब फ्यूचर। हर सेकंड बीतने के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण गहरे लाल रंग की लौ जो उल्का की तरह दिखती थी, अपनी गिरने की गति को बढ़ाती जा रही थी। कुछ सेकंड के बाद सभी के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि जो पहले उल्का जैसा दिख रहा था वह वास्तव में 2 मीटर लंबा भाला था जो लाल लौ की एक विशाल लहर में ढका हुआ था।
भाले के चारों ओर लाल लौ उसे किसी तरह के उल्का जैसा बना रही थी। यह क्या बदतमीजी है, क्या हम इस हमले से बच भी पाएंगे? सभी 5000 सैनिक जो पहले बहुत शांत दिख रहे थे और कभी कभी आदित्य को कोस रहे थे, अब डर से कांप रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर भय से जम गए। जैन ने दीवार के ऊपर से 5000 सैनिकों को ठंडे दिमाग से देखा। जैसे ही भाला दूरी कम करता गया, हर कोई देख सकता था कि भाला शहर की दीवारों के पूर्वी हिस्से में स्थित घास के मैदान पर गिरने वाला था। सर जैन, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? एक सैनिक ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। बड़े हमले के लिए तैयार हो जाओ। सभी को दीवारों के पीछे शरण लेने का आदेश दो। ये कहते हुए जैन, जो दूसरे क्रम का था, उसने भी जल्दी से दीवारों के पीछे शरण ले ली। हमला इतना जोरदार था कि उसके जैसे दूसरे क्रम के व्यक्ति को भी बचने का भरोसा नहीं था। सब लोग वापस शहर की ओर भागो। अगर हम दीवारों के पीछे शरण ले लें तो हम बच सकते हैं। कोई नहीं जानता था कि ये शब्द किसने कहे थे, लेकिन उन शब्दों को सुनकर डर से जमे हुए सैनिकों को इस दुस्वप्न से बचने की कुछ उम्मीद मिल गई थी। वे जल्दी से दीवार की ओर भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न केवल जैन ने द्वार बंद रखने का आदेश दिया था, बल्कि लांस पृथ्वी से टकराने से केवल 3 किलोमीटर दूर था। कुछ सैनिकों को ये बात समझ में आ गई और वे घुटनों के बल गिर पड़े। अंत में वे समझ नहीं पाए कि उनके जैसे तुच्छ प्राणी को क्यों मारा जा रहा है। जब लांस की लपटों की 30 मीटर ऊंची लहरें उसे धक रही थी, तब वो केवल 1 किलोमीटर दूर था। हर कोई, यहाँ तक कि शहर में छिपे हुए लोग भी, भयानक तापमान को महसूस कर रहे थे। लांस के जमीन पर गिरने से पहले ही लपटों का भयानक तापमान 5000 सैनिकों के शरीर को मक्खन की तरह पिघलाने के लिए पर्याप्त था। जैन को एहसास हुआ कि इस उच्च तापमान के कारण दीवारों के पीछे छिपे सैनिकों को गंभीर द्वितीय या तृतीय डिग्री की जलन हो सकती है। इसलिए उसने तुरंत अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके पूर्वी दीवारों को ढकने के लिए एक विशाल ऊर्जा अवरोध का निर्माण किया। अरे बूम एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लग रहा था जैसे भयंकर भूकंप के साथ आए भयावह ध्वनि धरती की दर्दनाक दहाड़ थी। जब भाला कुचला गया तो लाल लपटों की एक विशाल लहर हर जगह फैल गई। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि धरती टूटने लगी और एक विशाल गड्ढा बन गया। जब जराका शहर से 15 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों ने भूकंप के साथ आए धमाके की आवाज सुनी, तो जराका शहर के लोगों को ही क्रिम्सन ड्रैगन के प्रकोप का सामना करना पड़ा। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ आम लोग बेहोश हो गए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कुछ नए बने घरों में दरारें आ गईं। जहां तक पुराने घरों की बात है, वे घर टूट गए क्योंकि वे घर भयानक भूकंप को झेल सकते थे। यद्यपि जैन अपनी शक्ति का प्रयोग लाल अग्नि तरंग को रोकने के लिए कर रहा था, जो भाले के पृथ्वी पर गिरने से फैल गई थी, फिर भी विस्फोट की ध्वनि के कारण कई नवभर्ती सैनिक बेहोश हो गए तथा उनके मुंह और कान से खून निकलने लगा। रयान ईस्टगार्ड ने कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक शुरू की। जुलुक्स राजवंश ने रयान को अपने पंख देने की पेशकश की है। राजा को धोखा देकर जुलुक्स राजवंश ड्यूक रयान को जीतने और ड्यूक सरलिस को उखाड़ फेंकने में मदद करने जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि रयान ड्यूक सरलिस पर हमला करने जा रहा था। सब कुछ गुप्त रूप से पूरी सावधानी के साथ चल रहा था। महामहिम जुलिक्स राजा अपने साथी सहयोगी की मदद करने में बहुत खुश है, प्रधानमंत्री ने चेहरे पर छिपी हुई भयावह मुस्कान के साथ चापलूसी भरे लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि ड्यूक रयान जवाब दे पाता, एक भूकंप ने पूरे शहर को हिला दिया, जबकि धरती की एक शक्तिशाली गर्जना ने पूरे शहर में अराजकता पैदा कर दी। क्या हो रहा है? इस समय हर कोई जो इस टकराव का अंतिम परिणाम जानना चाह रहा था, उसके मन में केवल एक ही सवाल था, आखिर क्या हो रहा है? आज जुल्क्स राजवंश और नेपोका साम्राज्य के कई लोग उस लड़ाई को देखने आए थे जिसे इतिहास की सबसे मूर्खतापूर्ण लड़ाई माना जाता था। हर कोई आया था, भले ही वे जानते थे कि